संजय जी, यू आर इंडियाज टॉप बिजनेस एंड फाइनेंस कोच। तो आज पैसों की बहुत सारी बातें करेंगे। मनी इज अ वेरी बैड मास्टर जी, बट इट इज अ वेरी गुड स्लेव। मैं देख रहा हूँ लोग कोल्ड प्ले की 3-3 लाख रुपए की टिकटें ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की टिकटें ले रहे हैं। उसके बाद दिलजीत दोसांझ जी का भी जो इवेंट हुआ उसमें भी मैंने देखा कि बहुत टिकटें ब्लैक हुई। हर तरफ से आप सोचो कि मैं खर्च करता रहूँ और सैंटा क्लॉज थोड़ी हो यार। मुझे बहुत स्कैरी लगता है मामला। मुझे लगता है ये एक ऐसी ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं ना लोग, जिससे उतरना इनके लिए नामुमकिन हो गया है। क्रेडिट पे जी रही। क्रेडिट पे जी, क्योंकि इनको आदत हो गई है। वो अफीम की लत लगती है ना, जिसे कहते हैं हम। नो कॉस्ट EMI, ये क्या हो? ये क्या, ये ट्रैप है क्या, ये स्कैम है? अच्छा, फिर अगर आप आईफोन वाले हो तो आपकी प्लेटफॉर्म फीस भी ज्यादा लग रही है। उसी चीज के लिए एंड्रॉइड वाला कम पैसा दे रहा है, आईफोन वाला ज्यादा पैसा दे रहा है। ये हो रहा है? अरे बिल्कुल हो रहा है। इट हैज बिकम अ मैसिव इशू। लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द जॉब मार्केट, क्या जेनजीज फ्यूचर में घर खरीद पाए? यू थिंक UPI इज मेकिंग पीपल पुअर? आज के समय में जब हम स्किल अपग्रेड चाहते हैं, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो वहीं अटका हुआ है। तो इंडिया में टीचर्स अपग्रेडेशन पे बजटरी स्पेंड है 250 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ टीचर है तो पर टीचर आया 250 रुपए। अब आप 250 रुपए में टीचर को अपग्रेड कैसे करोगे? रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है? मैं बता रहा हूँ, फूल्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, इंटेलिजेंट पीपल डोंट। भारत की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है महाकुंभ? संजय जी, अंबानी जितना पैसा कैसे कमाऊं? Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pinkwilla Podcast. संजय जी, यू आर इंडियाज टॉप बिजनेस एंड फाइनेंस कोच। तो आज पैसों की बहुत सारी बातें करेंगे जी। तो सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल है। एक बहुत फेमस लाइन है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकती। क्या ये सच है? देखो, पैसा खुशी तो नहीं खरीद सकती, पर बिना पैसे के तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी क्राइंग इन अ BMW देन टू बी क्राइंग इन अ बस। तो पैसे की आवश्यकता सबको होने वाली है जी। 95% ऑफ योर लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड बाय मनी। हाँ, 5% ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैसा नहीं सॉल्व कर सकती, और वो प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आपके पास एक्चुअली पैसा होता है। तो जब आपके पास पैसा आ जाता है तब एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं जो थोड़ी अलग मेरे को लगता है ऑर्बिट की होती हैं। जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो पैसे की भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी नहीं, मतलब वो वाली रेलेवेंट प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो आई थिंक अगर आपको बेसिक प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व करनी है तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या पैसा कमाना आसान है? कुछ भी चीज करना आसान है, पर आपको उसमें समय देना पड़ता है। एनीथिंग आई थिंक ह्यूमनली इज अचीवेबल। अगर आज हम दुनिया के किसी भी टॉप व्यक्ति को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें ह्यूमनली कुछ हमसे डिफरेंट है। अगर वही कॉम्पोजिशन है बॉडी की, वही माइंड है, उतने ही सेल्स हैं, उतना ही टाइम है, उतनी ही ड्यूरेशन, मतलब भगवान ने सबको एक समान रिसोर्सेज दिए हैं। मतलब आपको, हाँ ठीक है, आपको कुछ टाइम ये हो सकता है कि आपके पास कभी कुछ एंटाइटलमेंट बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स जो हैं वो कैसे बने, वो क्यों बन पाए? क्योंकि वो जिस स्कूल में गए, दैट वाज द ओनली स्कूल इन US जिसमें कंप्यूटर लैब था। तो वो स्कूल का उनको वो एडवांटेज मिला, पर वो एडवांटेज तो वो सारे 400-500 बच्चों के पास था, पर बिल गेट्स तो वही एक बन पाए। तो हो सकता है लाइफ समटाइम्स विल नॉट गिव यू एनीथिंग, समटाइम्स विल गिव यू सम गुड थिंग्स, और आप उसमें से क्या निकालते हो ये आपके ऊपर है। हमने जितनी भी स्टोरीज देखी, आज हम अगर बिलियनर्स देखते हैं तो 75% बिलियनर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, और उस 75% से में भी मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो पहले डेट में थे। यानी ह्यूमनली पॉसिबल है, आप डेट से बाहर भी निकल सकते हो, और डेट से बाहर निकलने के बाद आप बिलियनर भी बन सकते हो। तो बिल्कुल पैसा कमाना पॉसिबल है, पर क्विक रिच स्कीम्स, ओवरनाइट रिच, बस कल के कल पैसा हो जाए, 21 दिन में पैसा डबल हो जाए, ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान को अमीर नहीं बनने दे सकता। बिकॉज ये करने से इंसान फाइनेंशियल लाइफ में बहुत पीछे चला जाता है जी। मनोबल टूट जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, और समय चला जाता है। तो तीनों काउंट्स पे एक इंसान बहुत पीछे हो जाता है। और वहीं एक कछुआ होता है जो चल रहा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जी। आपका ही फेमस लाइन है, आपने कहा है, लेट नॉट मनी कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द मनी। एब्सोल्युटली। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? देखिए, कोई भी चीज आपको कंट्रोल करे उसका मतलब ये है कि आप उसमें एडिक्ट हो चुके हो। अब मुझे चाय का बहुत शौक है, तो मैं चाय का एडिक्ट हूँ, दैट्स द राइट वर्ड। ठीक है, कुछ लोग को अल्कोहल का शौक होता है तो वो अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं। तो आप बोलते हो ना यार बस पीनी है, अब तो पीनी है, अब को क्या रीजन है नहीं पीनी है? अभी पी के आए थे, घर से पी के आए थे, फिर भी अविनाश जी ने पूछ लिया तो पीनी है जी। तो आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग इज कंट्रोलिंग यू। बट ठीक है, कोई छोटी चीज हुई, ये सब अलग बात है, पर अगर पैसे के साथ आपके साथ ये हो गया कि पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया, यानी कि पैसा डिफाइन करता है कि डिसीजंस कैसे लेने, तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। मनी इज अ वेरी बैड मास्टर जी, बट इट इज अ वेरी गुड स्लेव।
अगर आप पैसे को अच्छे से यूज करना सीख लो तो वो आपके लिए बहुत धनराशि इकट्ठी कर सकता है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बात की समझ भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, उसके बाद आपके पास कितने एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ये चीज लोगों को समझ नहीं, और इसलिए वो ना ही इसको अपनी लाइफ का टारगेट बनाते हैं। अगर जब टारगेट ही नहीं बनाएंगे तो अचीव कैसे करेंगे, वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है जी। सो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग मनी, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी और स्लेव, तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, फाइनेंशियल रूल सेट्स बेटर हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली मनी जो है वो आपके लिए काम करता है, जिस वजह से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज का पहला स्टेप होना चाहिए रियलाइजेशन कि मैं आज कहाँ हूं। आज अगर आपको बॉम्बे से फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना है और आप अपना गूगल मैप्स ओपन करते हैं, तो गूगल मैप सबसे पहले चीज क्या करता है, वो आपकी करंट लोकेशन को फेच करता है। फिर आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन डालते हो और फिर आपको वो अल्टरनेट पाथ्स बताता है कि भाई समझो आप अंधेरी में हो, आपको बांद्रा जाना है, तो पहले वो फेच कर लेगा कि आप अंधेरी में हो, फिर आप डालोगे मेरे को बांद्रा जाना है, फिर आपको 2 रूट्स बता देगा कि भाई तुम यहाँ से भी जा सकते हो, जूतारा रोड से भी जा सकते हो, एसवी रोड से भी जा सकते हो, और जूतारा से जाओगे तो 5 मिनट कम में पहुंच जाओगे इसमें। देन यू टेक योर डिसीजन, व्हाटएवर इज योर चॉइस। हो सकता है आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हो कि नहीं यार ये बताता है इधर का, मैं दैट ऑल इज योर चॉइस, ठीक है। So whenever you want to achieve financial freedom, you have to know your current location, and the current location is your budgeting. कि आज आप कमा कितना रहे हो, बचा कितना रहे हो, ये आपकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं ओन, फिर सेकंड है मैं ओन कितना करता हूं, मैं ओ कितना करता हूं, क्या मेरे पास चीजें हैं और क्या मेरे पास चीजें मेरे ऊपर एक लायबिलिटी की तरह पड़ी हुई। आज मैं बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता हूं, उनसे मिलता हूं, तो मैं जब उनको बोलता हूं एक काम करते हैं जरा आपकी वेल्थ कंसोलिडेशन करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके पास है क्या। कहीं एक एफडी है, कहीं एक वो LIC की पॉलिसी चल रही है, कहीं एक कुछ चल रहा है, अरे यार ये तो एक लोन भी चल रहा था, अच्छा मैं तो इसी चीज की भी EMI दे रहा हूँ, ओ इस इंश्योरेंस का भी प्रीमियम दे रहा हूँ। दे आर नॉट कंसोलिडेटेड, एक जगह पे नहीं किया उन्होंने चीजों को। फिर खर्चे पूछो तो खर्चे पूछो, अरे यार वो इस महीने ये चला गया, इस महीने एक्स्ट्रा, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे अविनाश जी, इन 2001 विच इज 24 ईयर्स अब हो गए, मैं 2001 से बजटिंग करता हूँ। आई वॉज 17 एट दैट टाइम, मैं जस्ट स्कूल खत्म करके कॉलेज में आया था। बॉम्बे में आप जानते हैं जूनियर कॉलेज सिस्टम है, तो एंड मेरे पास एक पर्ची होती थी। उस पर्ची में मैं लिखता था कि आज मैंने खाने पे 5 रुपए दिए, ऑटो पे 10 रुपए लग गए, बुक लेने में 5, 10, 20 रुपए, 30 रुपए लग गए। तो मेरे दिन का पूरा खर्चा होता था, महीने का 500, 400, 500, 600 जो भी मुझे मिलता था वो मैं रखता था, और 50-100 रुपए बचते थे तो बैकस्ट्रीट बॉयज की एक कैसेट लेता था, या फिर मैं किसी अपने सोनू निगम जी की, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी कैसेट्स लेता था। ठीक है, तो मैं तब से बजटिंग कर रहा हूँ, जब एक्सेल शीट नहीं होती थी या मेरे को नहीं आती थी यूज करनी। आज भी करता हूँ, आज ऑब्वियसली एप्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं, बहुत कुछ है जिसके माध्यम से कर सकता हूँ। तो बजटिंग आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी करंट लोकेशन नहीं पता चलेगी, और अगर आपको अपनी करंट लोकेशन नहीं पता चलेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो फिर बहुत दूर की बात है। क्या ये बजटिंग का इशू आपको लगता है आज की जेनजी क्राउड में है? यू थिंक दिस फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? सी 100% लैकिंग है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम ने कभी सिखाया नहीं, ठीक है, सिस्टम ने कभी, एजुकेशन सिस्टम ने अवेयर करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा जब आप कॉलेज तक आए तो कॉमर्स ने एक अटेम्प्ट किया ये करने का जी, पर नोबडी वाज इंटरेस्टेड बिकॉज एवरीबडी वाज फाइटिंग फॉर मार्क्स, नोबडी वाज फाइटिंग फॉर एजुकेशन और स्किलिंग। एंड थर्ड इज कि आज जब बच्चों के हाथ में तनख्वाह आने लग गई है तो वो फोमो में चले गए हैं, वो उस गैंग में आ गए हैं जहाँ पे अदर थिंग्स हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन बजटिंग जी। एंड बजटिंग को लेके ना बहुत सारे मिथ हैं कि बजटिंग तो सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बहुत गरीब लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं बहुत अमीर लोगों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बजटिंग से मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मेरी लाइफ की हैप्पीनेस चली जाएगी, अबंडेंस नहीं आएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिथ हैं अराउंड बजटिंग। तो अगर एक व्यक्ति आज बजटिंग नहीं कर रहा है तो पहले तो सिस्टम की भी गलती है, और सेकंड उसकी भी गलती है कि आज अगर उसको समझ आ गया कि बजटिंग करनी चाहिए तो वो स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में ये सब फ्रेमवर्क्स हैं कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, जस्ट नॉट फॉर मी। देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरा एक फ्रेमवर्क है। मैं कहता हूं अगर आप ये फ्रेमवर्क लगा लोगे ना लाइफ में तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं देखिए वेल्थ जनरेशन या फिर आप बहुत अमीर बन जाओगे या सुपर रिच बन जाओगे वो मेरी गारंटी नहीं, वो तो आपकी मेहनत है। पर कुछ चीजें हैं जिसमें मैं आपको बचा सकता हूँ, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना ये करोगे तो आप बच जाओगे। So step 1 is knowing your budgets, knowing your income, knowing your expenses, knowing your assets, knowing your liabilities. ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं महीने का 35,000 रुपए कमाता हूँ, 35,000 में 20,000 खर्च करता हूँ, 15,000 बच जाता है। आज मेरे पास 2 लाख रुपए की FD है और मेरे पे 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है। इतना तो आप पता कर ही सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने बजटिंग कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 है ह्यूमंस वर्क ऑन अ साइकोलॉजी ऑफ सेफ्टी। ह्यूमंस को सेफ्टी बहुत पसंद है,
सबसे पहले वो सेफ्टी सीख करते हैं। तो सेफ्टी कर लीजिए, आप अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। सो दैट इज माई सेकेंड स्टेप। तो बी फॉर बजटिंग, ई फॉर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आप स्टार्ट कीजिए बनाना। आपने आज नौकरी चालू करिए तो धीरे धीरे उसमें एक गुल्लक में पैसा डाल दीजिए। गुल्लक मतलब एफडी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, ताकि आपके पास 3 महीने के खर्चे जितने पैसे तो जमा हो जाए जी। आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, ग्लोरियस करियर, 20 ईयर्स, लास्ट ड्रॉन सैलरी 3.5 लाख रुपीज पर मंथ। जॉब चली गई अचानक से, उनका जो प्रोसेस था वो बंद हो गया एंड अगले महीने डेट लेना पड़ा रेंट भरने के लिए और बिल भरने के लिए। अब हालत ये है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई एसेट नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। 22 साल की नौकरी के बाद 22 साल की नौकरी के बाद विद 3.5 लाख रुपए की मंथली पैकेज, एनुअल नहीं मंथली। तो ये क्यों है जी? ये फिर किसकी गलती है? आपको 22 साल हो गए काम करते हुए, उसके बाद अगर आप इतना भी कॉर्पस नहीं जमा कर पाए कि 6 महीने अपनी गाड़ी खींच सको जी लाइफ की, क्या होगा आपका खर्चा? 1-1.5 लाख होगा, तो 10 लाख रुपए की एफडी नहीं जमा कर पाए 22 साल में, मतलब यू कुडंट इवन सेव 5,000 अ मंथ जी। मतलब दैट इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल, अनबिलीवेबल। और ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मुझे ये पता है कि 90-95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक। चाहे उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना हो, चाहे उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो, चाहे उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना हो, दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक। मैं ऐसे कितने दोस्तों को जानता हूं जो मेरे साथ एमबीए करते थे, अच्छा काम कर रहे हैं, 5-6 लाख की तनख्वाह पे महीने की, बट दे आर नॉट इवन एबल टू डू 50,000 एसआईपी। अरे संजय, वो इसकी ईएमआई है, वो दूसरी गाड़ी ली थी उसकी ईएमआई है, बच्चों के स्कूल की फीस है, इस बार वेकेशन पे जाना है, इस बार ये खरीदना है, वो उस टाइम लास्ट टाइम हमने एक वो खरीद लिया था तो उसका भी पर्सनल लोन चल रहा है, लाइफस्टाइल लोन चल रहा है। तो भाई यही चल रहा है, ठीक है? तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे एम कर सकते हो जी? तो सेकंड स्टेप इज क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। थर्ड स्टेप, बिफोर वी मूव ऑन, सैलरी का कितना परसेंटेज इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए? देखिए, सैलरी का आप उतना परसेंटेज इसमें डालिए इमरजेंसी फंड में, ताकि आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए 2 साल के अंदर। ओके, ठीक है? 2 साल का आप होराइजन ले लीजिए और 2 साल के अंदर 6 महीने का आप एक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरजेंसी फंड शुड बी 6 months ऑफ योर इनकम, आई एम सेइंग इमरजेंसी फंड शुड बी 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग इन अ नॉर्मल केस की एक्सपेंसेस शुड बी लोअर देन योर इनकम। दो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे एक्सपेंसेस इनकम से बढ़ रही हैं, बट एक नॉर्मल ह्यूमन के केस में मैं ये चाहूंगा कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 25-30% ऑफ इनकम या 40% ऑफ इनकम से ज्यादा ना हो। तो उसके केस में आप 2 साल मेहनत करके इतना पैसा जोड़ दीजिए कि आपके पास 5 से 6 महीने का एक सेविंग हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे जी। थर्ड स्टेप है, अगेन ये भी सेफ्टी का स्टेप है, कि बाइंग एन इंश्योरेंस। इट इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। इंडिया में आज भी इतना सब इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होने के बाद भी 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है जी। 97 लोगों के पास अभी भी नहीं है। किसी भी जेंजी से पूछो यार अपने को क्या होगा, अपने को क्या प्रॉब्लम होनी है, एंड यू आर सीइंग हार्ट अटैक्स एंड डिजीजेस राइजिंग एंड द स्ट्रेस, ट्रॉमा, कॉर्टिसोल, ये वो पता नहीं 10-10 चीजें, कुछ नई नई चीजें आ चुकी हैं। फिर आपका क्लिनिकल डिप्रेशन के बहुत केसेस होने लग गए हैं। सो ऑल ऑफ दिस कैन हर्ट यू वेरी बैडली इफ देयर इज वन डिजीज इन योर हाउस। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस, राइट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। दैट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन कि भाई कल को मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मैं सेफ रहूंगा, कोई मेरा इमरजेंसी फंड खत्म नहीं होगा या मेरे पे डेट नहीं आ जाएगा। बिकॉज यू नो एक बीमारी से लोगों के घरों में डेट आने लग जाता है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप कि आपने अपने आप को कवर कर दिया। नाउ योर बेसिक्स आर सेट। अब आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपने बजटिंग कर ली, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया और आपने राइट इंश्योरेंसेस ले ली। अब आपके साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। चांसेस ऑफ गोइंग समथिंग रॉन्ग वेरी लेस नाउ, ठीक है? और बहुत मैसिव कुछ बड़ा हो गया तो अलग बात है, बट 99% वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब आता है इन्वेस्टमेंट्स कि भाई धीरे धीरे अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करें और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करें। इट इज एज सिंपल एज दिस जी। हमारे पेरेंट्स कैसे पहले ही हमारी आंख के उधर से ओझल कर देते थे पैसों को। जब तक आपकी आंखों से पैसा ओझल नहीं होगा, क्योंकि पैसे की एक फितरत है, वो जेब में रह के उछलता है जी। जैसे वो जेब में आया ना, या तो आपको कोई लायबिलिटी खरीदने के लिए मजबूर कर देगा या आपको कोई एसेट खरीदने के लिए भी मजबूर कर देगा। और कभी कभी आप एसेट वो खरीद लेते हो जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, कि भाई आपकी तनख्वाह तो X है और आपने घर खरीद लिया 10X का, 20X का। तो वो करने के क्योंकि आपके जेब में पैसा है, तो जेब में से पैसे को ओझल कर दो, गायब कर दो। तो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होनी ही है। और उसके कई एग्जांपल्स में अभी हम पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया अपने लिए। बताइए कैसे होता है? देखिए मैं आपको देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एंड पीपल हैव टू रियलाइज दैट वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, आज उसको 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। 1995 में आया था, 10 रुपए की NAV थी जब वो आया था। आज उसकी NAV पता कितनी है?
करीबन 2,000 रुपए। तो वाह कितने गुना हो गया? इट्स बिकम 200 टाइम्स जी। इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स। यानी कि अगर आपने उस टाइम पे उसमें 1 लाख रुपए डाले थे, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, तो आज वो 2 करोड़ होते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने उसमें सिर्फ, मैं सिंपल कह रहा हूं, 1,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो भी वो आज करीबन 2 करोड़ रुपए की होती जी। तो टाइम के साथ साथ आपका पैसा बढ़ता ही है, क्योंकि यू आर बेटिंग ऑन अ कंट्री, कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, और वो धीरे धीरे ग्रोथ देंगी और आपको उसका फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। और अगर आप ये सोचो 2 साल में डबल करना है, 3 साल में डबल करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वहां प्रॉब्लम होती है जी। तो किसी को भी वेल्थ बनानी है, वेल्थ बनाना बहुत सिंपल है, स्टे इन द मार्केट, दैट्स इट। पिच पे बने रहो, लॉन्ग टर्म खेलो, बिल्कुल लॉन्ग टर्म खेलो, वेल्थ क्रिएशन के लिए। शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट होती है जी। शॉर्ट टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म में होती है। इसको थोड़ा और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं संजय भाई। अगर मेरी 100 रुपए की कमाई है, हाउ डू आई डिवाइड दिस इन एक्सपेंसेस, इन इनकम, इन इन्वेस्टमेंट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट? देखिए, इसमें ना जनरली लोग एक इक्वेशन रखते हैं, जैसे नीड वांट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कहते हैं, जैसे कहते हैं आप 50% अपनी नीड्स में डालो, 30% अपनी वांट्स में डालो और 20% अपनी सेविंग्स में डालो। ये मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी ज्यादा इनकम के लिए परफेक्ट है, पर अगर किसी की इनकम ही कम है, 25,000 है, 30,000 है, 50,000, तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो उसको बकेट फिलिंग मेथोडोलॉजी से चलना चाहिए। तो बकेट्स बना लो लाइफ के। पहला बकेट है इमरजेंसी फंड, फटाफट उसको भरो, जो मैंने आपको बताया जी। तो जो पैसा बच रहा है उसमें ज्यादा पैसा डालो, इमरजेंसी फंड को भर दो। समझिए आपकी तनख्वाह छोटी है, 30,000 है, और आपके खर्चे हो रहे हैं 22,000 रुपए, बच रहा सिर्फ 8,000 है जी। तो 8,000 में से ज्यादा पैसा, 4 से 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड में भरना चालू कर दो। कब तक भरो? जब तक 22,000 आपके खर्चे हैं तो इंटू 3, 66,000 आपके पास खड़े ना हो जाए। तो यानी अगले 7-8 महीने तक रेगुलरली 8-6,000 रुपए, 6-7,000 रुपए इसमें डालते रहो, ज्यादा पैसा। अब ये बाल्टी भर गई, स्ट्रेस खत्म कि भाई कल को नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब आपने साथ में क्या कर दिया, जैसे ये पैसा खत्म हुआ, अब आपको इमरजेंसी फंड नहीं भरना। नाउ दिस मनी इज अवेलेबल टू यू। नाउ व्हेन दिस मनी बिकम्स अवेलेबल टू यू, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। कोई कोर्स ले लो, ठीक है, कोई स्किलिंग कर लो, कोई इवेंट अटेंड कर लो, कोई सेमिनार अटेंड कर लो। तो वहां का एक बजट बना लो कि भाई मैं इस सेविंग्स में से 20% इसमें डालूंगा, बचे हुए पैसे को फिर आप धीरे धीरे एसआईपी में निवेश करना चालू कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 50-30-20 उनके लिए ठीक है जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख रुपए है, महीने की 1.5 लाख। बट छोटी तनख्वाह वाले को बकेट सिस्टम पे जाना चाहिए। पहले बकेट भर लो, अपना इमरजेंसी का बकेट भर लो, फिर उसके बाद अपने एक्टिव इनकम को अपस्केल करो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपस्केल कर दो। श्योर। आपने एसआईपीज मेंशन किया है, एसआईपीज के साथ एसडब्ल्यूपीज भी है। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? देखिए, एसडब्ल्यूपी बेसिकली है कि हमने पेड़ लगा दिया एसआईपी से, छोटे छोटे बीज डाले, पानी डाला, वो पेड़ बन गया बहुत बड़ा। अब फल खाने का टाइम आ गया है। सो somebody is having shade today because somebody once decided to plant a tree, वॉरेन बफेट ने कहा था। तो वही होगा, तो आप फल खाओ खाओ खाओ। पर एसडब्ल्यूपी बहुत मजेदार चीज है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मेरे एक अंकल है, वो 2014 में रिटायर हुए आफ्टर 30+ years ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। उन्होंने कॉर्पस क्रिएट किया था, वो कॉर्पस था 1 करोड़ रुपए का। तो एंड ही वाज एन एविड इन्वेस्टर, उन्होंने पहले से बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ था जी। डिसिप्लिन्ड आदमी, एकदम। गवर्नमेंट सर्विस वाले जनरली मैंने नोटिस किया, तो मेरे जैसे मेरे फादर भी ओएनजीसी में थे, तो ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। तो उन्होंने वो 1 करोड़ रुपया एक म्यूचुअल फंड में डाला, जिसको वैल्यू म्यूचुअल फंड। वैल्यू म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होती, पर बहुत तेजी से पैसा नीचे भी नहीं जाता। दे आर सिक्योर गुड कंपनीज। उन्होंने ये तय किया, इस 1 करोड़ रुपए से मैं हर महीने 50,000 रुपए निकालूंगा, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल। तो पहले लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल चालू हो गया। 50,000 रुपए निकालना चालू किया, और उन्होंने ये कहा कि इसको हर साल मैं 7% बढ़ा दूंगा। तो पहले साल 50,000, 53,500, ऐसे ऐसे करके बढ़ाता रहो। तो आज 10 साल हो गए हैं इस बात को। कट टू टुडे, 10 years डाउन द लाइन, नाउ ही इज विड्रॉइंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। पहले वो 50,000 करते थे जी, अब वो 1 लाख करते हैं। इस 10 साल के दौरान उन्होंने 83 lakhs के आसपास विड्रॉ कर लिया। 1 करोड़ का फंड था, 83 lakhs विड्रॉ हो चुका है। अभी वो हर महीने 1 लाख विड्रॉ करते हैं, और अभी उनके पास उस फंड में 2.75 करोड़ है। वाओ, दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इतना ताकतवर है कंपाउंडिंग। और आगे 10 साल बाद भी यही होगा। ये जो 1 लाख विड्रॉ कर रहे हैं वो 2 लाख हो जाएगा, और ये जो 2.5-3 करोड़ के आसपास का जो कॉर्पस है, हो सकता है 4-4.5 के आसपास का हो जाए जी। तो क्या होता है, अगर आपका विड्रॉवल रेट आपके कंपाउंडिंग रेट से कम है, तो पैसा कंपाउंड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और स्नोबॉल बनता रहेगा। और जैसे रेंट के लिए आपको मगजमारी होती है, घर खराब हो गया, ठीक करो, ये करो, वो करो, कभी खाली रह गया, कभी ब्रोकरेज दे दी, इसमें कोई मगजमारी नहीं। अगर आपने 28 तारीख लगा दी
SWP, तो 28 तारीख सुबह सुबह अकाउंट में 7:30-8 बजे मैसेज आ जाएगा, योर 50,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। तो सोचिए आपको तनख्वाह मिल रही है जी, इंक्रीमेंट मिल रहा है, बॉस की शक्ल नहीं देखनी, ऑफिस नहीं जाना, अप्रेजल में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना, और आपको एक फिक्स सैलरी विद ग्रोथ मिली जा रही है जी, सो दैट्स द पावर ऑफ SWP। जी। तो ये जो जेंजीज का कांस्टेंट कंप्लेन रहता है कि पैसे नहीं बचा पा रहे, ये कांस्टेंट हम सुनते रहते हैं। डू यू थिंक यूपीआई हैज एनीथिंग टू डू विद इट? यू थिंक यूपीआई इज मेकिंग पीपल पुअर? आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। मुझे लगता है यूपीआई ने बहुत मदद करी है लोगों को गरीब बनने में। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, एंड आई थिंक इट इज अबाउट द पर्सन हु यूजेस दैट टेक्नोलॉजी। तो काफी लोगों के लिए जो पहले एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता था कि भाई क्रेडिट कार्ड या मिलता नहीं था, या फिर क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, हर जगह नहीं है, छोटे टपरी पे नहीं है, और इतने सारे खर्चों के एवेन्यूज ही नहीं है। जैसे आज आपके पास हर तरह की ऐप है जी, और अब इतना आसान हो गया, इट्स बिकम लाइक अ वीडियो गेम। तो मेरी एक क्लास चल रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, एंड वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट बजटिंग। तो एक लड़के ने अपना बजट प्रेजेंट किया और उसमें एक हेडर था यूपीआई। तो मैंने ये कैसा हेडर हो सकता है भाई, यूपीआई के अंदर क्या खर्चा किया तुमने, ट्रांसपोर्टेशन में किया, इसमें किया, उसमें किया, और सर मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या खर्चा किया है। एंड मजेदार बात ये थी कि उसकी पूरी सैलरी का करीबन 15 से 20% यूपीआई का एक्सपेंस था। वाओ। तो आप सोचो कि आप 15 से 20% अपनी सैलरी कहीं खर्च कर रहे हो और आप बेसुध हो, मतलब यू आर अनकॉन्शियस कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपका ये बिहेवियरल पैटर्न होगा एक्सपेंसेस को लेके, तो देन यू कैन नेवर थिंक ऑफ रिच। तो बहुत दूर की बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं लेके आ पाओगे। तो यूपीआई हैज, बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक वीडियो गेम की तरह हो गया है कि आपने उठाया और शूट किया और सीधा पैसा चला गया, तो इट हैज बिकम अ वेरी बिग पेन पॉइंट फॉर जेनजी। और जेनजी को वो कूल दिखाता है, लगता है लोग, अरे मैं दूंगा पैसा, तेरा भाई देगा, तू चिंता मत कर, वो हो गया। मतलब यू नो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग व्हिच हैज कम आउट ऑन दिस। तो मुझे लगता है कि यस, यूपीआई ने एक बहुत जो पहले मुश्किल काम होता था, या जहां पहले रियलाइजेशन होती थी कि जेब से कुछ जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा आसान कर दिया। जी, मैंने कहीं ये भी बीच में पढ़ा कि अपेरेंटली, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं, पर प्लान था कि एक लेवल से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा या कुछ ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाएगा। डू यू थिंक दैट्स अ गुड मूव? देखिए, एक बार आप टेक्नोलॉजी ले आए, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा छेड़खानी आप उसके साथ करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने के बावजूद भी बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा। और सेकेंडरी में आपको एक मजेदार डेटा देता हूँ कि एवरेज यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट इन इंडिया इज लेस देन 200 रुपीज। ओह यस, तो मतलब बहुत बड़ा तबका जो है वो खर्च कर रहा है, पर बहुत रेगुलरली खर्च कर रहा है। 200 हाँ, 200, 150, 50, 70। अब आप कोई भी समझो, टैक्सी का बिल हो गया, या फिर आपका कोई वो क्विक कॉमर्स का बिल हो गया, तो वो यही होते हैं जी, 200, 300, 400, 200, 300, 400, पर वो इतनी बार चला जाता है। अब आप घर पे रात को लेटे हुए हो, बिंज वॉच कर रहे हो, भूख लग रही है, ये कोई सिग्नल नहीं है आपको, सिर्फ भूख लग रही है, ऐसे बोल दिया आपने, तो भाई ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स कि आपके घर पे खाना आ जाएगा। जी, तो वो क्या है, वो तो आपके जेब से चला गया ना, और उसमें वो जीएसटी लग गया, डिलीवरी चार्जेस लग गए, प्लेटफॉर्म फीस लग गई। आजकल प्लेटफॉर्म फीस 10-10 रुपए लग रही है। सो अच्छा, फिर अगर आप आईफोन वाले हो तो आपकी प्लेटफॉर्म फीस भी ज्यादा लग रही है। आपके घर, मतलब उसी चीज के लिए एंड्रॉइड वाला कम पैसा दे रहा है, आईफोन वाला ज्यादा पैसा दे रहा है। हो रहा है? अरे बिल्कुल हो रहा है। अभी पीछे न्यूज भी कवर हुई, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने इस पर रील बनाई। आई वुड नेम द ब्रांड, इट डोंट लुक गुड, बट एक प्रॉपर क्यू कॉमर्स ब्रांड का उन्होंने एनालिसिस किया। सेम चीजें इधर से मंगाई, सेम चीजें आईफोन से मंगाई, एंड आईफोन वाज मोर एक्सपेंसिव। वन ऑफ द न्यूज चैनल्स हैज कवर्ड इट आल्सो प्रिंट में, डिजिटल प्रिंट में। तो इट हैज बिकम अ मैसिव इशू। एंड फिर मैंने भी ये टेस्ट किया वन ऑफ द राइड हेलिंग ऐप से, और मेरे को भी वो डिफरेंस दिखा। मेरे पास भी दोनों फोन्स है, तो मैंने उस पर चेक कर लिया, तो देयर वाज अ गुड 10-12% का डिफरेंस। 12% का डिफरेंस था। यस, तो जो मेरे को घर से एयरपोर्ट फेयर, मतलब आईफोन पे 680-690 दिखा रहा था, वही मेरे को एंड्रॉइड पे 610-620 दिखा रहा था। तो वो डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो ये सोची समझी साजिश है कि भाई आपने जानबूझ के कर दिया, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन हैविंग एन आईफोन इज अ रिचर पर्सन, और या फिर है कि हो सकता है iOS के चार्जेस ज्यादा हो, इफ हैव टू गिव अ बेनिफिट टू द ब्रांड। सो आई डोंट नो व्हाट इज द साइड, बट ब्लेटेंट आपको दिखेगा ये, मतलब कोई इसमें दो राह नहीं मिलेगी आपको। और प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रांड्स ये सोच रहे हैं कि आईफोन एक्चुअली अमीर लोग होल्ड करते हैं, पर अमीर से ज्यादा तो आईफोन ये जेनजी ओन करते हैं, वो भी 70-80% क्या कहते हैं, लोन लेके। तो बेचारा लोन भी ले रहा है, आईफोन भी लेके आ रहा है, और उस पर चीजें महंगे भी ले रहा है। मतलब दिस इज अ वेरी ट्रिपल वैमी है बेचारे के ऊपर।
अब EMI पे आईफोन ले रहे हैं, डू यू थिंक इट्स स्मार्ट टू यूज योर क्रेडिट कार्ड ऑन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट? देखिए, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को जनरली जो टर्म यूज कर दिया गया मार्केटियर्स से वो है एक्सपीरियंसेस. हाँ, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, ट्रस्ट मी. क्योंकि देखिए, अगर आप जियोगे भी नहीं ना तो फिर आप अनफुलफिल्ड लाइफ भी एक मजा नहीं आता आदमी को. तो मैं इसमें कहता हूं कि आप मनी रूल्स बना लीजिए. हर जन के लाइफ के कुछ नियम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी सुबह 6:30-7 बजे उठता है तो एक उसका क्लॉक वर्क बन जाता है, वो नियम के हिसाब से उठता है. शायद जिम जाता होगा या फिर कुछ योगा करता होगा, मेडिटेशन करता होगा, फिर ऑफिस जाता होगा, तो उसका एक दिनचर्या बना होता है. तो वैसे आपका एक फाइनेंशियल दिनचर्या भी होना चाहिए. ठीक है, आपके फाइनेंशियल रूल्स भी होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रूल है कि अगर आपकी ये लाइबिलिटी बेस्ड EMI, जैसे हम बैड डेट कहते हैं, एक होता है गुड डेट. गुड डेट होता है जिससे आप एसेट क्रिएट करते हैं कि भाई मैंने डेट लिया पर मैंने कुछ क्रिएट किया उससे जो आगे मुझे या तो कैश फ्लो देगा या अप्रिशिएट करेगा. जैसे घर हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया. तो आपने एटलीस्ट डेट को एक काम की चीज पे लगा दिया. पर अगर आपने डेट लिया और वो चीज आगे जाके डेप्रिशिएट हो रही है, आज आपने 1 लाख की खरीदी, 4 साल बाद वो 50,000 की रह जाएगी, तो वो बैड डेट माना जाता है. तो ऐसा नहीं है लाइफ में आपको बैड डेट नहीं लेना चाहिए, पर आप उतना लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो. उसके लिए एक मनी रूल बना दीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 15% से ज्यादा आपका बैड डेट का EMI नहीं होना चाहिए. ओके. तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है महीने की, तो 15,000 रुपए से ज्यादा आप मत करिए. अब 15,000 में आप जो ला सकते हैं, आपको आईफोन चाहिए, आपको बाइक लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर उससे ऊपर अगर आप क्रॉस कर गए तो फिर आपने वो रूल तोड़ दिया. इट्स लाइक अ टोल गेट. जब आप टोल गेट पे जाते हो तो जैसे ही टोल कटेगा तब टोल निकलेगा. तो इसी तरह लाइफ के टोल गेट्स बना दीजिए, फाइनेंशियल टोल गेट्स बना दीजिए. फिर चाहे कोई कितना भी प्रेशर करे, कितना भी फोमो हो, कितना भी कोल्ड प्ले की टिकट बिक रही हो, कितने भी दिलजीत दोसांझ की टिकटें बिक रही हो, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, क्योंकि यू कांट अफोर्ड इट राइट नाउ. ठीक है, मे बी वंस अगेन कोल्ड प्ले कोई खत्म नहीं हो रहा, वो 10 साल बाद भी आ जाएगा, 5 साल बाद भी आ जाएगा. हो सकता है उस दिन जाके आप फ्रंट सीट अफोर्ड कर सको, बट टुडे यू कांट डू इट. सो डोंट पुट अ स्ट्रेस. मैं देख रहा हूँ लोग कोल्ड प्ले की 3-3 लाख रुपए की टिकटें ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की टिकटें ले रहे हैं. उसके बाद दिलजीत दोसांझ जी का भी जो इवेंट हुआ उसमें भी मैंने देखा कि बहुत टिकटें ब्लैक हुई. सो ठीक है, आपको जाना है, हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, तो या फिर आप अपनी कहीं और खत्म करिए चीजों को, कुछ और चीजों को रूथलेसली कट कीजिए कि चलो यार इस बार वो 15% का रूल मीट नहीं हो रहा, तो मैं काम करता हूं, मैं जो जनरली बाहर से खाने का ऑर्डर करता हूं महीने का 10,000 का, वो मैं अगले 3 महीने के लिए 3,000 कर दूंगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो कुछ तो समझदारी लाइए. हर तरफ से आप सोचो कि मैं खर्च करता रहूं, आप सांता क्लॉज थोड़ी हो यार कि आप सब कुछ खर्च कर दोगे तो भी आपकी मैरी क्रिसमस हो जाएगी. बिल्कुल. पर हाउ डू यू थिंक बिजनेस सवाल, आईफोन ने इंडिया मार्केट कैसे कैप्चर किया, एंड डू यू थिंक क्रेडिट कार्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है? देखिए, कस्टमर एनेबलमेंट हैज बीन द गो टू मंत्रा फॉर ऑल मार्केटिंग एंडेवर्स. मैं आपको 90s की बात बताता हूँ. 1990 में से पहले, 91 से पहले लोग बाइक नहीं अफोर्ड कर पाते थे. ओके. क्यों? क्योंकि बाइक होती थी समझो 20-25-30 हजार रुपए की, और एक इंसान की इतनी तनख्वाह नहीं होती थी, और ऐसे लोन्स नहीं मिलते थे. जी. फिर क्या हुआ? 91 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपन हुई मार्केट, सब कुछ ठीक हुआ. 1-2 साल के अंदर आपको बाइक पे लोन मिलने लग गया 13-14% पे. ठीक है, तो अचानक से वो EMI बन गई 2,500 रुपए, 2,000 रुपए. तो इंसान को क्या लगा, वाह यार 2,000 रुपए में अपनी बाइक पर आ जाएगी. फिर मारुति जो गाड़ी थी उसकी भाई EMI बन गई समझो 6,000 रुपए, 5,000 रुपए. तो जो बंदे की उस टाइम सैलरी 15-20 हजार रुपए थी, वो सोचता है वाह यार अपन मारुति ले सकते हैं. तो क्या हुआ कि कोई भी बड़ी पेमेंट को आपने छोटा कर दिया, और आदमी अब अपने फ्यूचर सेल्फ से बोरो कर रहा है कि भाई मेरे अगले 15 साल, 10 साल, 5 साल मैं इसको देता रहूंगा और मेरी ये चीज हो जाएगी और आज मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, इसमें मजे कर पाऊंगा. तो इसको हम कहते हैं कस्टमर को एनेबल करना. होम लोन्स भी यही है. ठीक है, अब आप समझिए कि जो बैंक है वो कैसे पैसे कमाता है. बैंक पैसे कमाता है किसी को लोन देके. आपसे वो सेविंग्स बैंक में पैसा लेता है, फिर वो लोन देता है. अब लोन किसको देता है? एक तो व्यापारी को देता है कि भाई तू कोई फैक्ट्री बना ले, कोई लैंड बना के बिल्डिंग बना ले और उसको चढ़ा दे, जो भी काम करना है. और दूसरा वो हम जैसे लोगों को देता है. अब हम जैसे लोगों को देने के लिए उसको कोई पदार्थ चाहिए, ऐसे तो वो उठा के लोन दे नहीं सकता. तो कहता है एक काम करो जी, घर खरीद लो, मैं घर में 80% आपको दे दूंगा. अच्छा एक काम करो जी, आप बाइक खरीद लो, आपको बाइक में मैं 80% दे दूंगा. एक काम करो जी, एक गाड़ी खरीद लो, उसमें दे दूंगा. अच्छा एक काम करो जी, अब ये आईफोन आ गया है, आपको टीवी तो चाहिए ही चाहिए ना, आपके बच्चों को अब LED टीवी चाहिए, तो ठीक है जी LED टीवी ले लो. अच्छा वो साउंड का बढ़िया साउंड बार है, वो भी ले लो. तो उन्होंने क्या किया, इतने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं सो दैट आपको वो लोन दे सके, क्योंकि उनका वो बिजनेस है लोन देने का जी. और हम उसमें फंसते जाते हैं. मैं आजकल कुछ ऐप्स देखता हूं जो कहती हैं कि भाई आपकी सैलरी, मैसेज आता है
एंड जब मैं वो मैसेज देखता हूँ, और देखिए जो भी स्मार्ट मार्केटियर्स हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे मैसेजेस देते हैं। ये रूल है मार्केटिंग का, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया जाता है मार्केटिंग में। और वो कह रहे हैं कि आर यू आउट ऑफ योर सैलरी 7 days बैक बिफोर, ऐसा मैसेज आता है, आर यू आउट ऑफ योर सैलरी 7 days बिफोर, डोंट वरी, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू अ लोन। वाओ वाओ, बिल्कुल मेरा भी मतलब लगता है वाओ, अ नेगेटिव वाओ, मतलब ऑब्वियसली कि क्या है ये यार, क्या है ये? वो मीम था ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये वो लगता है कि यार मतलब आप यू आर टेकिंग प्राइड ऑन द फैक्ट दैट आपका 7-8 दिन पहले पैसा खत्म हो रहा है एंड आपको एक कोई ऐप आके लोन दे रही है आपके अगले महीने की तनख्वाह पे। जी इतना माइक्रो हो गया है लोन, इतना इजी और माइक्रो हो गया। जी आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, अभी एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी का आईपीओ आया तो मैं उसको स्टडी कर रहा था एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, वो लोग डिजिटल लोन्स देते हैं। 67% of the loans which they give are less than 5,000 rupees. Oh wow. Yes, 67%. And 80%, अब टोटल कर देते हैं, 80% of the loans are below 10,000 rupees. मतलब 67 और 13, 5,000 से 10,000 के बीच में 13%. यानी 80% भारत जो लोन ले रहा है, या जो लोग उनके, और अच्छा खासा यूजर बेस है, 16 करोड़ का यूजर बेस है, तो जो लोग उस पर लोन ले रहे हैं, 80% लोग 10,000 रुपए से कम का लोन ले रहे हैं, और 67 यानी कि हर 3 में से 2 लोग 5,000 से कम का लोन ले रहे हैं, और 2 लाख रुपए से ऊपर एक भी बंदे का लोन नहीं, यानी सारा माइक्रो लोन का बिजनेस चल रहा है। अब माइक्रो लोन्स की अविनाश जी किसको जरूरत पड़ेगी? जिसकी रोजमर्रा की मारामारी है। बिल्कुल यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये भाजी नहीं खरीद सकता, सब्जी नहीं खरीद सकता, मैं दूध नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने घर का राशन नहीं खरीद पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने पेट्रोल का पैसा नहीं दे पा रहा, ईएमआई नहीं दे पा रहा गाड़ी की, बाइक की। ये उस आदमी की दुविधा है जी। तो जब मैं और अंदर जाता हूँ डेटा के, मुझे बहुत स्कैरी लगता है मामला। मुझे लगता है ये एक ऐसी ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं ना लोग, जिससे उतरना इनके लिए नामुमकिन हो गया है जी। और ये तब तक नहीं उतर पाएंगे जब तक ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे। ये तब तक नहीं उतर पाएंगे जब तक ये थोड़ा आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए वो हर आजादी खून मांगती है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए तो थोड़ा खून आज आपको, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस आज आपको अपने मन पे लगाना पड़ेगा जी। चलो यार मैं एक चीज कम करता हूँ, कुछ पैसे बचा लेता हूँ, या फिर अपनी इनकम बढ़ा लो बहुत तेजी से। जी। ऐसा कोई देता है जो बोल सकता है कि आईफोन की जो टोटल सेल है इंडिया में, उसमें से कितना प्रतिशत ऑन ईएमआई है और कितना डायरेक्ट पेमेंट है? 70-30। 70% is on EMI, 30% is on direct. Only 30% is fully paid. That's a big amount. Yes, it's 2 times ना, मतलब हर 3 में से या फिर ऑलमोस्ट हर 4 में से 3 मोटा मोटी आप देखें तो आईफोन EMI पे करे। आप Amazon का डेटा देखो, Amazon कहता है कि फेस्टिव सीजन में जो उनके फेस्टिवल्स आते हैं 3 out of 4 आर बाय नाउ पे लेटर। एनी प्रोडक्ट, नॉट आईफोन्स, एनी प्रोडक्ट इज 3 out of 4 आर बाय नाउ पे लेटर। ये आपको कंज्यूमर बिहेवियर दिखाता है जी। क्रेडिट पे जी रही है, क्रेडिट पे जी रही है, क्योंकि इनको आदत हो गई है। वो अफीम की लत लगती है ना जिसे कहते हैं हम, तो ये वो अफीम हो गई है इनके लिए कि चल यार कटता रहेगा। अब कटता रहेगा से भी मेरे को इश्यू नहीं है, पर उसको रूल होना चाहिए ना कि मेरी इनकम में से इतना ही कट सकता है, इससे ज्यादा नहीं कट सकता। तो तब आप अच्छी जिंदगी आज जी लोगे और कल और भी अच्छी जी लोगे। जी। इसमें कीवर्ड है, इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए आम जनता के लिए। नो कॉस्ट ईएमआई, ये क्या होता है? क्या ये ट्रैप है, क्या ये स्कैम है? बाय नाउ पे लेटर, हाँ, डाई नाउ लिव लेटर। तो बोला हिसाब है इसको, कहते हैं डाई नाउ लिव लेटर। आज आपको मरना देगा वो, बाद में बोलता है जी लेना। सी आई थिंक बाय नाउ पे लेटर इज अ वेरी वेरी स्कैरी थिंग। इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग बिकॉज वो आपके मन को उत्तेजित कर देता है कि यार मेरे पास 20,000 रुपए का ये साउंड बार खरीदना है, मुझे नया साउंड बार आया, सुंदर स्लीक ब्यूटीफुल, मैं अपने टीवी के नीचे लगाऊंगा और रात को बैठ के गजल सुनूंगा। कितनी बार सुनोगे जी? 1 महीने में 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, ठीक है। अब उसके लिए आपने 20,000 रुपए की कमिटमेंट कर दी, 2,500 रुपए की आपकी ईएमआई बन गई मोटा मोटी। अब सबसे पहले तो 2.5% उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। एंड फाइनेंस में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। वो जो ब्याज है ना वो आप ही से वसूला जा रहा है। तो ब्रांड को जो कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो 20,000 की जगह 18,000 रुपए दे रही है। तो ब्रांड जो 18,000 में आपको बेच सकता था वो आपको 20,000 में बेच रहा है, क्योंकि उसको आपसे वसूली करनी है जी। वो थोड़ी डालने वाला है, उसने कुछ नहीं किया है। उसने तो प्राइस अप करके बोला कि आप धीरे धीरे पेमेंट कर दो जी, और आप फंस गए उस चक्कर में। तो ट्रैप था आपके लिए जी। तो आप उस ट्रैप में चले गए, आपने आराम से अलाउ कर दिया, भैया मैं ट्रैप में आ चुका हूं, अब मेरे को इसमें ट्रैप में बंद करो और मैं आपको पैसे देके चला जाऊंगा जी। और मैं जिंदगी भर 7-8 महीने, अगले 10 महीने इस पे पैसे देता रहूं। सो दैट इज बाय नाउ पे लेटर जी।
स्कैरी है ना, बहुत स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। डेटा बता रहा है कि एक चीज डेटा बता रहा है कि इट इज बिकम, और बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी अगर जॉब मार्केट पिकअप नहीं करी, अगर इन्फ्लेशन नहीं रुका, अगर इस तरीके के खर्चे बढ़ते हुए नहीं रुके, तो देन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को इन लोन्स पे रिपे करना। जी। और जॉब मार्केट बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। वी नो IIM, MBA, IIT इंजीनियर्स, जॉब नहीं मिल पा रही। सो येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग टू समवन फ्रॉम यूएस, और उन्होंने कॉर्नेल से अपनी MBA करी है, मतलब विच इज आईवी लीग कॉलेज, बहुत Yes. अच्छा कॉलेज है। और कॉर्नेल से MBA करने के बाद उनको जॉब लगी, काम कर रही हैं, फिर उनका ले ऑफ हो गया। 8 महीने लगे उनको सेकंड जॉब मिलने को, 8 महीने यूएस जैसी जगह में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। रहना, बहुत महंगी जगह है। तो मैं उनसे ऐसे बात कर रहा था, तो बोलती संजय, दिस इज अ सिचुएशन अक्रॉस आईवी लीग कॉलेजेस, क्योंकि AI की वजह से बहुत सारे जॉब्स ऑटोमेट हो गए एंड प्रमोटर्स डोंट वांट टू कीप, और फाउंडर्स डोंट वांट टू कीप मेनी पीपल। तो बोलते ये प्रॉब्लम सबको आ रही है, और इंडिया में भी ये हो चुका है। IIT का आपने देखा कि ऑलमोस्ट पिछले बैच में 20-30% पीपल कुडंट गेट अ जॉब। जिनको जॉब्स मिल रहे हैं उनको बहुत एवरेज नॉर्मल जॉब्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 2-5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई फ्लाइंग जॉब्स मिलते हैं, और उसका भी रियल सच लोग नहीं जानते हैं। वहां पे भी एक बहुत बड़ा वो चल रहा होता है जिसे हम CTC कहते हैं, जिसमें वो वन टाइम बोनस और ये और वो और RSU और ESOP और बहुत सारे फ्यूचर की चीजों को जोड़ के आपको बता देता है आप 2 करोड़ रुपए साल का कमाओगे। अंत में जब पेचेक आता है बोलता है यार तो 4 ही लाख रुपए आए थे, तो 2 करोड़ के हिसाब से तो हमारे को 18 लाख आने थे बस, या 16 लाख आने थे। तो वो तो आपको है कि आपको सीखना चाहिए कि राइट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि फाइनली आपके जेब में कितना आएगा। क्या राइट क्वेश्चनिंग होगी? देखिए, क्वेश्चनिंग ये होगी कि पूरा आपको ब्रेकअप पता होना चाहिए आपकी सैलरी का, उसमें से पता होनी चाहिए कौन सी चीज आपको कब कब मिलने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिलेगी नहीं, पर कब कब मिलेगी ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें ना फाइनेंस में बात कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द टर्म्स। कोई मुझे बोले कि भाई मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा 10 साल बाद, और कोई मुझे बोले कि मैं आपको 50 लाख दूंगा आज, तो मेरे को 50 लाख आज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं उसका 2 करोड़ 10 साल बाद कर ही लूंगा कुछ ना कुछ करके। तो पॉइंट ये है कि आपके इट्स नॉट एवर अबाउट द मनी, इट इज ऑलवेज अबाउट द टर्म्स ऑफ द मनी, कि वो पैसे आपको मिल कैसे रहे हैं, क्या क्या उसमें से डिडक्शंस होंगी, कितना PF कटेगा, कितना ग्रेचुइटी कितना कटेगा, कितना NPS कटेगा, कितना आपके ESOPs का कंपोनेंट है, कितना रिस्ट्रिक्टिव स्टॉक यूनिट्स का कंपोनेंट है, कौन सा ज्वाइनिंग बोनस है, कौन सा उसमें से रेकरिंग है, कौन सा ये कुछ बोनसेस ऐसे होते हैं कि आप 36 मंथ्स निकालोगे तो आपको ये पेमेंट मिलेगा। तो अब आपको पता नहीं आप उस जॉब में 36 मंथ्स निकाल भी पाओगे। स्पेसिफिकली वो ESOPs में भी होता है, और कुछ केसेस में डेफर्ड वो होते हैं इंसेंटिव, जिसे रिटेंशन प्लान्स कहते हैं, कि भाई हम आपको 20 लाख रुपए इस तनख्वाह में से जो है वो 3 साल बाद देंगे। तो आपने 2 साल 6 महीने में छोड़ दिया फॉर सम रीजन, हो गया आपका काम, आपको नहीं मिला वो 20 लाख रुपए। तो CTC में तो दिख रहा था, मिला है नहीं हाथ में। सो ये राइट क्वेश्चनिंग, उसके टर्म्स सब आपको पता होने चाहिए, तब आप बता सकते हो जी एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में इतना पैसा मिलेगा। क्या सैलरीड एम्प्लॉय जो कंपोनेंट्स होते हैं एक पे स्लिप में, उसमें से कुछ मना कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हटा दो, मुझे इन हैंड कैश दे दो, ऐसा बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल से कंपोनेंट्स है। देखिए, बहुत सारे नेगोशिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोग ना नेगोशिएशन करने से डरते हैं जी, बहुत डरते हैं। उनको लगता है बस यार ये ऑफर मिल गया यही कर लो। अच्छा, कंपनी वाले भी भरपूर फायदा उठाते हैं इसका, दिस इज आवर कंपनी पॉलिसी, दिस इज दैट, और इसके चक्कर में आदमी ना रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मांग लो, ज्यादा से ज्यादा ना ही होगा ना, और अगर वो ना बोलेगा तो आज से नीचे तो नहीं जा रहे ना जी, ये तो था ही ऑफर तुम्हारे पास। ठीक है, तो नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन की रीजनिंग करना, सर दे दीजिए ना, ये नहीं चलता। आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा कि क्यों आपको ये कंपोनेंट प्रीपोन चाहिए। फिर जब आप उससे कुछ ले रहे हो तो उसको कुछ दे भी दो, ठीक है सर आप ये वाला कंपोनेंट बाद में कर देना, मेरे को चल जाएगा, बट ये कंपोनेंट पहले कर दीजिए सो दैट मेरा इन हैंड बढ़ जाए। तो आपको कुछ चीजें नेगोशिएट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ESOPs है, वो बोलते हैं भाई ESOPs हम आपको 4 साल में वेस्ट करेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो सर 4 मत कीजिए, 3 कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपकी वेस्टिंग थोड़ी एक्सेलरेट हो जाती है जी। ठीक है, सेकंड है आपके पास, समझे वो कहते हैं कि भाई हम आपको रिटेंशन बोनस देंगे, पर हम आपको सीधा 3 साल बाद देंगे। आप बोलोगे सर एक काम करिए, 3 साल बाद पूरा मत करिए, 1 ईयर बाद उसका 20% दे दीजिए, 2 ईयर बाद उसका 30% दे दीजिए, 50% आप मेरे को 3rd ईयर दे दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, लेबर लॉ अलाउ करता है? सर लेबर लॉ सब कुछ अलाउ करता है। लेबर लॉ इज ऑलवेज बेंट टुवर्ड्स द सैलरीड एम्प्लॉय, not towards the organization. Okay. It always takes employee at the center of everything. ठीक है, till the time employee has created some wrong doing or something, but apart from that employee, because employee कमजोर है ना जी, और लॉ हमेशा कमजोर के प्रोटेक्शन के लिए बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग माना जाता है, एम्प्लॉय को कमजोर माना जाता है। तो अगर एम्प्लॉय जाके इस बात पे कुछ देखिए कंप्लेंट नहीं कर सकता वो, बिकॉज उनके रूल्स हैं, ही कैन नेगोशिएट विद देम, पर वो इस डर से कि भाई क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अगर नेगोशिएट ही नहीं करता फिर वो उसकी गलती है जी। इसमें एक और कीवर्ड है जो आजकल
इंडिया में और ये बहुत रीसेंट हुआ है, मैंने पहले नहीं देखा हुआ है, कि नॉन कम्पीट करके एक क्लॉज डाल जाता है कि वंस यू जॉइन अ कंपनी, आप सेम टाइप की कंपनी को वापस नहीं ज्वाइन कर सकते। ये यूएस में बहुत बड़ा था, मुझे पता है, और वहाँ पे ये लागू भी होता है। क्या इंडिया में नॉन कम्पीट लागू होता है? डज आवर लॉ अलाउ इट? देखिए, नॉन कम्पीट लोग साइन करवाते हैं और कुछ समय के लिए वो हो सकता है, डेफिनेटिव पीरियड के लिए। आप ये कह दो कि एक व्यक्ति समझो 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग जॉब में था, अब उसको जॉब क्या मिलेगा? वो पायलट तो बन नहीं सकता। बिल्कुल। बोलो नहीं यार, एक काम करो, तुम तो 15 साल कोडिंग कर रहे थे और अब तुम है ना कोडिंग वाला जॉब कर ही नहीं सकते कहीं और जाके, तो बोलो ठीक है मैं जहाज उड़ा देता हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो वो लॉ उसको वो रखती है, कॉग्निजेंस रखती है कि भाई उसका जीविका सुरक्षित करनी हो, आप उसको मार थोड़ी सकते हो जी। अब जो चीज उसको आती है उसी को वो आगे मोनेटाइज करेगा। जी। ठीक है, वो ये हो सकता है कि 6 महीने नहीं कर सकता, 12 महीने नहीं कर सकता, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम तक नहीं कर सकता, बट उसके बाद फिर आप उसको जिंदगी भर नहीं रोक सकते। दिस इज नॉट क्या कहते हैं वो, बनाना रिपब्लिक। जी। ये एक प्रॉपर कंट्री है और इसमें सबके रूल्स, सबके लिए एक अधिकार है। एवरीबडी हैज अ राइट टू अर्न। तो अगर उनको राइट टू अर्न है तो डेफिनेटली दे कैन डू दैट जॉब, सेम काइंड ऑफ जॉब, एंड ऑब्वियसली दे हैव टू टेक केयर कि इधर का क्लाइंट्स वो ना हो या ना हो, मतलब जो भी कुछ उनके रूल्स होते हैं उसको ध्यान रखें। दैट्स अबाउट। इंडिया में 6 महीने भी लागू होता है जहां तक मुझे पता है। लॉ डजंट अलाउ इट। आई मीन, देखिए लॉ में ये स्टैंड ही नहीं करता है। जब वो कोर्ट जाएगा ये मैटर, तो ये स्टैंड ही नहीं करता है जी, क्योंकि किसी की जीविका है ना, बेरोजगार थोड़ी रह सकता है। हाँ, वो उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। तो कंट्री, डेमोक्रेसी कैन नॉट अलाउ अ पर्सन टू बी कि भाई उसको जॉब ही ना मिले। यहाँ स्ट्रगल हो रहा है, जॉब ही नहीं है, और बोले नहीं इस आदमी को जॉब मिल सकता था पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं मिल पा रहा है। जी। बहुत सीनियर पोजीशंस में थोड़ा थोड़ा होता है, बट नॉट इन जूनियर मिडिल पोजीशंस। वहां सिर्फ वो फियर इंस्टिल करने के लिए होता है। जी। आज के समय में जब हम स्किल अपग्रेड चाहते हैं, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो वहीं अटका हुआ है। मेरे बेटे ने ना एक बहुत अच्छी बात की थी, 10.5 years old, and he said that dad, you pay to my school and I don't learn how to make money, and I don't pay to YouTube but I learn how to make money. तो इस स्टेटमेंट ने मुझे काफी, वो बोलता रहता है ऐसा कुछ ना कुछ आके, पता नहीं कहाँ से वो पढ़ लेता है, क्या करता है समझ नहीं आता। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि बात तो सही कर रहा है यार, अभी तो यहाँ पे A for apple B for ball ही चल रही है, मतलब रेटोरिकली स्पीकिंग बहुत बेसिक चीजें ही चल रही हैं। एंड अब देखिए, why did Bill Gates drop out? Because Bill Gates thought that his speed is faster than an average person. जी। एक स्कूल में आपने सब 70, 80, 100 बच्चों को एक क्लास में डाल दिया है, assuming they will all work at the same pace. There'll be some who will be fast, there'll be some who will be very slow, and there'll be some who will be medium. तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमारे बच्चों को फ्रीडम नहीं दे रहा है कि वो फास्ट मूव कर सके। जी। तो रथ में 7 घोड़े हैं, तो रूल बड़ा सिंपल है, जो सबसे स्लो घोड़ा चलेगा उसी हिसाब से रथ चलेगा। जी। ठीक है, तो ये तो नियम है। जी। तो यानी कि हम जब एजुकेशन सिस्टम में किसी को डाल रहे हैं, वो क्लास का जो लोएस्ट डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से क्लास चलेगी, नॉट बेसिस द फास्टेस्ट डिनोमिनेटर, जो सबसे तेज भाग सके। करेक्ट। तो सबसे तेज वाले को भी अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। जी। और ये एक एजुकेशन सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉब्लम है। पिछले 100 सालों में सब कुछ बदल गया, एक क्लासरूम नहीं बदली। सब कुछ बदला है पर एक क्लासरूम नहीं बदल पाई है। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी रिवायर्ड, एंड आई थिंक सम थिंग्स हैव बीन डन टुवर्ड्स इट। बट उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा पता है अविनाश जी? वो चैलेंज आएगा टीचर्स अपग्रेडेशन। तो इंडिया में टीचर्स अपग्रेडेशन पे बजटरी स्पेंड है 250 करोड़ रुपए, Which is less. ठीक है, और 1 करोड़ टीचर है, तो पर टीचर आया 250 रुपए, और यूएस में यही नंबर है 11,000 रुपए। वाओ। इंडिया में 250 रुपए है, 250 रुपए। करेक्ट। अब आप एक 250 रुपए में टीचर को अपग्रेड कैसे करोगे? जी। मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब 250 रुपए में तो उडेमी का कोर्स नहीं आता, करेक्ट। एक कोर्स नहीं आता उडेमी का, और एक टीचर कैसे अपग्रेड हो जाएगी उतने में? और अगर मेरा टीचर अपग्रेड नहीं हुआ तो मेरा स्टूडेंट कैसे अपग्रेड होगा? सो बहुत बेस लेवल पे ना एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स को नहीं मालूम है कि फ्यूचर क्या है। जी। और स्टूडेंट्स आर एट मर्सी ऑफ टीचर्स, एंड इवन इफ देयर इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही कांट रन फास्टर देन द क्लास, बिकॉज वही है रूल की, चलेगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से। जी। तो ये कुछ मेरे को लगता है इश्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे। आज के टाइम पे अगर साथ साथ चलना हो तो क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी? यू आर टेलिंग मी अबाउट योर सन बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट कि हाउ ही इज फोकसिंग ऑन गेमिंग एज अ करियर। यस, टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट, एंड ऑल्सो स्किल्स जिसके ऊपर आज की जनता को फोकस करना चाहिए। देखिए हम इंडियंस ना मेहनत पे बहुत प्राइड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि यार हमें रास्ते याद रहते हैं। वाह। तो ठीक है, अमेरिकन से कहता है मेरे पास गूगल मैप है, ठीक है,
फिर हमारा इंडियन कहता है कि भाई मेरे को ना सारे टेबल्स याद रहते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहाड़े जिसे कहते थे बचपन। ठीक है, ग्रेट। पर वो कहता है मेरे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब हर चीज में ना हम लेबोरियसनेस को अपना मेडल पकड़ते हैं, और वहीं पे वेस्टर्नियर्स क्या करते हैं, लेबोरियसनेस को अपना मेडल नहीं पकड़ते, वो इनोवेशन को अपना मेडल पकड़ते हैं कि ऐसा मैं क्या कर दूं कि ये काम इजी हो, मतलब आराम से हो जाए, कोई बंदे की जरूरत ना पड़े। असेंबली लाइन से लेके आप कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर से लेके आपने वहीं इजाद देखी है सारी। क्यों? क्योंकि इंडियंस को मेहनत करने की आदत रह गई फॉर वट एवर रीजंस, एंड वहां पे उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन को फॉस्टर कर दिया। अब आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया में वो कल्चर आने लग गया है, एंड धीरे धीरे वो डेवलप होगा, डेफिनेटली डेवलप होगा। तो अगर मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है तो मुझे भी उसको फिर वो मेंटालिटी से बाहर निकालना पड़ेगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका दायरा नहीं बांध सकते आप, इंजीनियर, डॉक्टर, मेरा राजू इंजीनियर बनेगा टाइप्स, वो नहीं कर सकते आप। उसकी चॉइस होनी चाहिए जी। मैंने स्ट्रगल किया, मेरे पास वो विकल्प नहीं था तो मैं बना और मैंने उस हिसाब से अपनी लाइफ जी। बट अगर मेरे पास वो विकल्प है, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा वो करे जो वो चाहता है वो करे। एंड गेमिंग हैपेंस टू बी वन थिंग विच ही इज वेरी पैशनेट अबाउट, उसने अपने आप के लिए। एंड यस टू, ऐसा नहीं है कि वो आके मेरे को बोलेगा तो मैं खरीद देता हूँ। यस टू गिव मी लॉजिक, ROI बताता है मैं क्या करूंगा। 20-20 हज़ार का अगर वो कीबोर्ड खरीदता है गेमिंग का, 18,000 का माउस खरीदता है, मैंने बोला भाई मैंने आज तक 180 रुपए से ऊपर का माउस नहीं खरीदा, मेरे को नहीं पता कि 18,000 का माउस क्यों है जी। तो फिर वो मेरे को समझाएगा, ROI समझाएगा कि क्या करूंगा मैं इससे, क्या कर लूंगा। तो सो इतना मैं उसको ट्रेन करता हूँ कि वो ROI समझ जाए चीजों की, कि मैं कोई भी चीज जब कुछ कर रहा हूँ तो उससे मुझे फाइनली ROI क्या आएगी जी। तीसरा वो मुझे आके बोलता है कि डैड आप इतना पैसा डालोगे 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 डालोगे, मुझे लगनी वो 50,000 की तनख्वाह है, 60,000 की तनख्वाह है, 1 लाख की तनख्वाह जब मैं बाहर निकलूंगा, ठीक है, कुछ सालों बाद। तो इससे अच्छा है कि मैं आज से गेमिंग का कुछ काम चालू करता हूँ थोड़ा थोड़ा साइड में, और हो सकता है बाय दैट टाइम तो हो सकता है मेरी उससे ज्यादा इनकम हो जाए, मैं कुछ खोल लूँ, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लूँ, कुछ एजेंसी खोल लूँ, कुछ कर लूँ। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आ गया जी। सो मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब वो एक दिन मेरे पास आके बोलता है कि डैड मेरे लाइब्रेरी में एक पोस्टर लगा है that AI is the future। मैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल AI तो है फ्यूचर जी। फिर बोलता है बट डैड देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब क्या प्रॉब्लम है? बोलता है हमारे को ना स्कूल में AI यूज नहीं करने देते असाइनमेंट्स के लिए जी। तो एट द एंड ऑफ द डे टीचर्स तो वहीं रह गई ना। करेक्ट, टीचर्स तो वहीं है कि नहीं तुम्हें अभी भी स्ट्रगल करना है, अभी भी एफर्ट करना है। मेरा बेटा क्या करेगा, फटाफट कुछ एक वो गैमा ऐप में डालेगा, उसकी प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बाहर आ जाएगी जी। Now that time could have been used for something more productive, something more innovative. But नहीं जी, आप पूरी मेहनत करो, खुद से PPT बनाओ, खुद करो, खुद करो। So I think lot of things have to change before we move ahead in life. और 3-4 skills जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए, बाकी ऑप्शनल होना चाहिए। One is maths, other is science, third is AI, and fourth is mental wellness. Okay. ये 4 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का कोर होना चाहिए जी। Everything else is around it. Language, history, geography, civics, environment science, everything should be around this pillar of these 4 things. Sure. और वो थोड़ा चॉइस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मेरा, ठीक है, लैंग्वेज ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट, वो आना चाहिए, बट अगर मेरा बेटा कहता है दैट आई एम नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, आई डोंट वांट टू बी अ हिस्टोरियन, ठीक है, तुम अपना सिलेक्शन कर लो। तो जो ऑप्शन हमारे को 18, 19, 20 साल की उम्र में मिलता था, आई थिंक दीस गाइज शुड गेट इट एट द एज ऑफ 10, 11, 12, कि वो अपने करियर को पहले ही बात कर सकते। तो ये कुछ मेरे माइंड की चीजें हैं जो स्कूल एजुकेशन में होनी चाहिए। बट फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, क्या ये आसान है करना? क्योंकि एज अ पेरेंट हमेशा ये डर लगा रहता है कि यार मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ अपने बच्चे के लिए, कि ठीक है आप जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का मेथड है वो छोड़ दो और फिर आप इस डायरेक्शन में जाओ। क्या वो डिड यू गेट स्केयर एज अ पेरेंट कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है? देखिए, मैं नहीं स्केयर हुआ। उसके 2-3 कारण थे। पहला, मेरा खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड, मेरा खुद का कन्विक्शन दैट दिस इज द राइट मेथड जी। थर्ड, मेरे बेटे का कन्विक्शन कि दिस इज द राइट मेथड जी। तो इसलिए मुझे कम डर लग रहा है कि मुझे पता है कि यार वो फॉल भी करेगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हूं यहाँ पे, ठीक है। बट दो दैट एश्योरेंस ही डजंट गेट, ही हैज टू वर्क, भाई तेरे को काम करना पड़ेगा जी। बट एक एश्योरेंस मेरी तरफ से मुझे है कि यार ठीक है, कम व्हाट में आई विल सपोर्ट हिम एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आपके परिवार के हालात ये नहीं है कि आप इतना बड़ा पंट ले सकें, तो एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साथ साथ स्किल्स बिल्ड कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे क्या है कि प्योर एजुकेशन पे डिपेंड मत कीजिए। आपकी बीकॉम खत्म हो जाएगी, एमबीए खत्म हो जाएगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना नहीं आएगा, जो हर जॉब की प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। जिस दिन आप जाके डेस्क पे बैठोगे, सबसे पहले आपको सामने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी खुलेगा, उतना सीख लो जी। एआई के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली, एआई सीख लो,
ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन चलने दो साथ साथ, जो अब है व्हाट वी हैव टू लिव विद, वी हैव टू लिव विद, बट एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एआई सीख सकता हूँ, मैं मैथ सीख सकता हूँ, मैं ये टूल सीख सकता हूँ, और ये सीखना आजकल फ्री है। बिल्कुल, आपको 400 रुपए का भी कोर्स नहीं खरीदना, आप यूट्यूब पे जाके 5000 अलग तरीके की वीडियो देख सकते हो, बस कान में अपना हेडफोन लगाओ, शांति से बैठो और नोट्स बनाओ जी। अगर आपका ध्यान आप इधर उधर नहीं करो उल्टे पुल्टी चीजों में, तो यू कैन इजीली गेट अ लर्निंग आउट ऑफ देयर जी। तो स्किल्स बहुत जरूरी है। स्किल्स इज द शॉर्ट सर्किट बिटवीन यू एंड योर ड्रीम इनकम। जी। अगर आप अपनी ड्रीम इनकम चाहते हो कुछ, तो स्किल्स इज द ओनली मेथड टू गो देयर। जी जी। एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस इंस्टेंस आल्सो इज कि अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो यू कैन जस्टिफाई दैट फॉर योर किड्स आल्सो। यस, यू एब्सोल्युटली। कैन टेक रिस्क विद देम। देखिए, लाइफ में ना आदमी 2 बार रिस्क ले सकता है, when he has nothing to lose and when he has so much that he cannot lose everything। तो लाइफ में 2 ही स्टेज हैं जब आप सुपर रिस्क ले सकते हो। तो मैं पहली बार नहीं ले पाया क्योंकि मेरे में गुर्दा नहीं था उतना, और शायद अधिकांश भारत में नहीं होता। एक बार मैं आईआईटी की क्लास में गया पढ़ाने, 150 स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली, एंड आई आस्क्ड देम कि आप में से कितने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगा यार एटलीस्ट 40-50 लोग तो बोलेंगे जी। 7 पीपल। क्यों ऐसा? क्योंकि वही फियर, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मेरे ईएमआई हो सकती हैं, किसी की घर की परिस्थिति खराब हो सकती है, कोई छोटे गांव से हो सकता है जी। या फिर कोई नॉर्मल बंदा भी हो सकता है, पर फियर है भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को तो वो मेरे 3 लाख 4 लाख महीने के आ जाए, मैं मस्त रहूं, अपना सैटरडे संडे एंजॉय करूं और बाकी धमाल करूं, एनीथिंग। बट जस्ट इमेजिन 4% ऑफ आईआईटी दिल्ली, द प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट, उनको पता है अपन फेल होंगे तो भी अपने को तनख्वाह वनख्वाह कहीं ना कहीं मिल जाएगी जी। या फिर कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बन जाएंगे तो भी साल के 20 लाख कमा लेंगे जी। वो लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टेप नहीं लेना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट जो है अभी भी इंडिया का जी, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, सेफ्टी ओरिएंटेड है जी। सब सेफ्टी सीख कर रहे हैं, घर खरीद लो सेफ्टी होती है, ठीक है जी, एक नौकरी पालो सेफ्टी होती है। वो नीचे मैंने मीम देखा कि अगर सुंदर पिचाई को अभी शादी करनी होती गांव में तो उसकी शादी नहीं होती। तो बोले क्यों? क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। तो ये परिस्थिति है आज जो है सब छोटे गांव में अभी भी है। गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए तो बच्चा सेट है, तो बच्चा सेट है, उसकी अच्छी शादी हो जाएगी बढ़िया घर में। नहीं तो 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। वाओ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हम शुरू से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ये फायदा है जो हमको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबॉडी शुड एम टू बिकम फ्री। मैं लोगों को कहता हूँ डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। जो आदमी रिच है ना उसको एनवी मत करो, क्योंकि रिच तो बहुत लोग हैं जी। और एक के बाद एक, अभी मुकेश अंबानी रिच हैं तो उनके ऊपर एलॉन मस्क है, ठीक है, एलॉन मस्क है तो उनके ऊपर कोई और होगा जो हम नहीं जानते, इनविजिबल रिच जिसे हम कहते हैं। बट अगर आप फ्री हो तो फ्री के ऊपर कौन फ्री है भाई? फ्री तो फ्री होता है। तो उसके पास अगर 50,000 रुपए महीने की भी पैसिव इनकम है और उसके खर्चे 40,000 है तो वो फ्री है। और यहां अगर किसी के पास 5 लाख की भी इनकम है और उसके खर्चे 4 लाख 5 लाख हैं तो वो फ्री नहीं है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है? देखिए, जो पुअर माइंडसेट है ना वो प्योर इनकम, एक्सपेंस और लायबिलिटी के अराउंड चलता है। इनकम आई, खर्चा किया, थैंक यू सो मच। या फिर इनकम आई, लायबिलिटी बनाई, खर्चा किया, थैंक यू सो मच। ये है पुअर माइंडसेट जी। और रिच माइंडसेट है इनकम आई, एसेट क्रिएट किया, उससे या तो लायबिलिटी खरीदी या उससे एक्सपेंसेस को नॉक ऑफ किया और अपना पैसा बनाया। तो जो इनकम से गाड़ी को घुमा के एसेट की तरफ लेके जाएगा वो रिच माइंडसेट है, और जो इनकम से गाड़ी घुमा के लायबिलिटी या एक्सपेंस की तरफ लेके जाएगा वो पुअर माइंडसेट है। अमेजिंग। आपने पहले ये भी कहा हुआ है कि घर नहीं खरीदना चाहिए। और आई थिंक दिस विल हॉन्ट ऑल माय लाइफ। और पार्शियली मैं बॉम्बे में पला हुआ रहा हूँ और आई एग्री, बिकॉज स्पेशली इन मेट्रो सिटीज कितना महंगा है आज घर खरीदना। कंपैरेटिवली रेंट पे रहना शायद सस्ता है, अनलेस आपको एंसेस्ट्री में घर मिल रहा है। अगर आपको खुद का घर बनाना है तो यस, बहुत तकलीफ वाला काम है। व्हाई डिड यू से दैट? So yesterday something interesting happened with me. मैं आपसे मिलने के लिए I was flying from Delhi to Bombay and I was at the airport and मेरा एक शौक है छोटा सा, मेरे को स्टारबक्स की कॉफी बहुत पसंद है जी। तो मैं गया स्टारबक्स में अपनी कॉफी ली and there was a female waiting for me outside and she said, "You're Sanjay, I wanted to speak to you. I'm waiting for you for the last 5 minutes." And she's from a very good family. She has a क्या कहते हैं अपना jewelry store. She has 45 stores of jewelry across India. She runs a very good brand and she stays in Hyderabad.
एंड शी सेड दैट आई सॉ यू 5 days बैक, 5 दिन पहले मैंने आपको देखा, उसके बाद मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी, और आपका जो घर वाला पॉइंट है, एंड शी न्यू कि आप 4.5 करोड़ के घर में रहते हो, 75,000 रुपये भाड़ा देते हो। मतलब भाई इतना याद रखना बहुत बड़ी बात जी। तो एंड आई हैव बीन सेंडिंग दिस टू एवरीवन, बिकॉज जब से मैंने घर लिया मैं बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे टेंशन रहती है मेरे को EMI देनी है। तो बोलती मुझे आज लगता है कि मैं एक नया स्टोर खोल सकती थी, मैं 45 स्टोर्स को 50 लेके जा सकती थी, पर मैं रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ। एंड आफ्टर आई वॉच दिस आई रियलाइज कि यार कितनी बड़ी गलती हुई मेरे से, जस्ट अंडर सम सोशल प्रेशर कि यार थोड़ा मेरे को घर खरीदना था। मैं वही बंजारा हिल्स में इतना महंगा घर की जगह में 1.25 लाख के किराए में रहती, अच्छी लाइफ भी जीती, वही घर में रहती जहां मैं रह रही हूँ, एंड आई कुड हैव एक्सपेंडेड माय बिजनेस फ्रॉम 45 स्टोर्स टू 50 स्टोर्स टू 60 स्टोर्स। सी, आपके लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू और उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, ये डिसीजन तो आपका है जी। अभी मैं डॉक्टर वेल्लुमणि की एक रील सुन रहा था, वो कहते कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको तब तक घर नहीं लेना चाहिए जब तक आपकी कंपनी लिस्ट ना हो जाए। अच्छा, आप सोचो कितना बड़ा गोल दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। बोलते आप घर ले लोगे और फिर इन्वेस्टर से जाके बोलोगे मेरे को पैसे दे दे ताकि मैं अपनी कंपनी को बड़ा कर सकूं, तो इन्वेस्टर बोलेगा यार कितना बड़ा गधा है तू, तूने घर ले लिया और तू मुझसे पैसे मांगने आ रहा है। घर तो तेरे को 7-8% रिटर्न दे देगा ज्यादा से ज्यादा, तेरा बिजनेस तो कितना ही रिटर्न दे सकता था, 50%, डबल, कुछ भी कर सकते हो ना, बिजनेस तो अनएंडिंग है जी। तो अगर आप ये हो गया एंटरप्रेन्योर के लिए, पर अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपकी तनख्वाह कम है, तो क्यों अपने आप को घर में बांध रहे हो भाई, पहले तनख्वाह बढ़ा लो। दूसरी चीज, पहले एक रूल होता था, दीपक पारेख सर का रूल था, HDFC के चेयरमैन रहे, हाउसिंग के भीष्म पितामह हैं, उनका रूल था कि भाई अपनी तनख्वाह, सालाना तनख्वाह का 4 से 5 गुना की आपका घर होना चाहिए। ओके, आइडियली 4 गुना का होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, बॉम्बे में एक आम 2 बेडरूम हॉल के, 1 बेडरूम, चलो 2 बेडरूम भी छोड़ दो, 1.25 करोड़ से नीचे का कहीं नहीं है। तो अविनाश जी, अगर उनका रूल मैं फॉलो करूं तो उसके लिए 30 लाख रुपए की साल की इनकम चाहिए। बताओ कितने लोगों के पास है जी। तो आपका रूल ही नहीं मैच करेगा, आप घर ही नहीं खरीद पाओगे। टुडे एवरेज, सो 4 years बैक, 5 years बैक इन NCR रीजन, एवरेज इनकम का 4-5 गुने का घर होता था, आज वो 11 गुना हो गया। इनकम नहीं बढ़ रही, घरों के प्राइस बढ़ रहे हैं जी। और ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी पेंट अप डिमांड थी जो कोविड के बाद कवर हुई बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया और उसकी वजह से कुछ लोगों ने घर ले लिया। और अगर अभी इनकम के इश्यूज आ गए तो इन घरों पे देखना क्या मैसिव डिफॉल्ट चालू हो जाएगा। बिल्कुल, लोग होम लोन पे नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। माई पॉइंट इज, क्यों स्ट्रेस लेना है? इक्वेशन, व्हाट इज दैट इक्वेशन? तो मैं इक्वेशन ये कहूंगा कि अगर आपकी घर की EMI, पहले तो आप घर का डाउन पेमेंट अपनी जेब से दे सको जी, जितना भी बनता है इजीली दे सको, तो वो एक कंडीशन होनी चाहिए। और आपकी घर की EMI 1/3 ऑफ योर इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तो 60-70 हजार से ऊपर की आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। अब अगर 60,000 की EMI आपकी है तो मोटा मोटी जो लोन होगा वो होगा आपका करीबन 70 लाख का, तो आप 1 करोड़ का घर अज्यूम कर सकते हैं। और रूल वो भी रखना होगा आपको टॉप पे कि आपकी टोटल इनकम का 4 से 5 गुने से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए। अब इस इकोसिस्टम में अगर आपका घर इक्वेशन में बैठता है तो आप खरीद लो, नहीं बैठता है तो मत खरीदो। एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा घर के संदर्भ में। When I started my job in 2008, तो जिस घर में मैं यहाँ मेरे पेरेंट्स ने खरीदा है बॉम्बे में, 2002 में खरीदा था जी, तो मैं लोन लेके भी वो घर नहीं खरीद सकता था। मतलब मेरे को इतना लोन नहीं मिलता मेरी सैलरी पे कि मैं वो घर खरीद सकता था। तो आज वो घर उस प्राइस से 6 गुना ज्यादा हो चुका है और मैं उस घर को अपने जेब के पैसे से 4 बार खरीद सकता हूं, मुझे लोन लेने की भी जरूरत नहीं है जी। तो यानी पिछले 18 सालों में जो घर की कंपाउंडिंग का रेट है वो मेरी पर्सनल कंपाउंडिंग के रेट से कम है। तो आज मैं चाहूं तो सेम 2 बेडरूम का घर जाके आराम से एक बार तो मतलब 4-5 बार खरीद सकता हूं, मेरे को लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, ताकि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो और मैं आगे जाके घर ले सकूं जी। तो मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा नीड कि मैं घर खरीदूं, तो इसलिए मैं घर नहीं खरीदता। अच्छा, अभी भी आप घर नहीं? मुझे नहीं फील होता, अभी भी नीड नहीं फील होता। मुझे लगता है अभी भी मैं उस पैसे को ज्यादा अच्छा उपयोग कर पाऊंगा और जो घर मुझे चाहिए उसके लिए जो इक्वेशन है मेरी वाली इक्वेशन नहीं बैठ रही है। जैसे मारवाड़ियों में एक कहावत है, जो मारवाड़ी दुकान चलाते हैं ना जी, वो कहते हैं कि आपकी लग्जरी ना आपकी इनकम का 1% होना चाहिए। अब आप सोचो, आप जिंदगी में कभी गलत हो सकते हो क्या कि आपकी लग्जरी या ये सब चीजें जो है आपकी इनकम का 1% होना चाहिए? मतलब यू हैव 100 टाइम्स स्पेस टू गो रॉन्ग, तो फिर आप गलत हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें ना हमें मारवाड़ियों से सीखनी चाहिए
कि वो लोग बहुत रूल बेस्ड चलते हैं, चाहे वो महंगे घर खरीदे, जी पर वो जो महंगा है ना उनके लिए बहुत सस्ता है। जी। पर हिंदुस्तान में घर थोड़ा सा Social- इमोशनल है। हाँ, लोग इमोशनल हो जाते हैं घर को लेकर कि घर ले लिया तो सक्सेस की निशानी मानी जाती है। डू यू सजेस्ट रेंट इज मोर बेटर? देखिए अभी जो रेंट का भी एक अनसर्टेनिटी है ना कि कब बोलेगा वो कि निकल जाओ। देखिए वो आई डोंट थिंक सो इट इज एनी मोर देयर आर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस लॉ लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ है। मैं आज जिस घर में हूँ मैं उसमें 2 साल रहा, 2 साल के बाद उन्होंने रेंट एस्केलेट किया, मैं फिर से हूँ उसी घर में हूँ। सो आई मे बी स्पेंड 4-5 years in one single house and then I have a choice to stay in a new apartment, है ना, क्योंकि वो घर पुराना हो चुका होगा तब तक काफी, और उसमें घर में कुछ लाइट टूटती है, कुछ पेंट कराना होता है, मेरा पैसा लगता ही नहीं, हो तो ओनर का पैसा लगता है, तो आई एम सेव्ड ऑफ दोज एक्सपेंसेस ऑल्सो। मुझे तो सिर्फ एक फोन करना है कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब आप देखिए सक्सेस दूसरों की आंखों से आपको इवैल्यूएट करनी है या अपनी आंखों से इवैल्यूएट करनी है इज अ चॉइस व्हिच यू हैव टू मेक इन लाइफ। जी जब तक आप दूसरों का सोचते रहेंगे, वो कहते हैं ना द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी, ठीक है, तो अगर आपको अपने पैसे गंवाने हैं तो दुनिया को दिखाना चालू कर दो आपके पास पैसे हैं। अभी इस पे एक चर्चा हुई, मैं किसी से मिला, उसने भी मेरी रील देखी, तो वो उसने अपने पूरे दिल का दर्द बयां कर दिया कि सर मैंने 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज इतना ही भाव हुआ है, मेरा मेंटेनेंस में इतना चला गया, मेरा अब उसको ठीक करने में इतना चला गया, आज मैं बेच दूं तो लोग बोलेंगे ये कुड़की हो चुका है, ये हो चुका है। तो सोशल स्टिग्मा के कारण वो एक लाइफ ऐसी जी रहा है जहां पे वो बंधा हुआ फील कर रहा है। जी तो मेरे को ऐसा घर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अ हाउस व्हिच कैप्चर्स मी जस्ट बिकॉज समबडी एल्स फील्स कि नहीं यार इसके पास पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल फील करता रहे, ज्यादा अच्छी बात है। हम कहते हैं वेल्थ इज व्हाट इज नॉट सीन, जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है, जो दिखता है वो लाइबिलिटी होती है। आईफोन दिखता है वो लाइबिलिटी होती है जी तो जो मेरे म्यूचुअल फंड में अकाउंट में पैसा वो किसी को दिखता नहीं, वो मेरा वेल्थ है। बिल्कुल। लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द जॉब मार्केट, क्या जेनजीज फ्यूचर में घर खरीद पाएंगे? देखिए अगेन इट विल डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट दे कैन इंक्रीज देयर एक्टिव इनकम। मुझे ऐसा लगता है कि काफी जेनजीज इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि एक्टिव इनकम को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए, और एवरीबडी इज लुकिंग एट गेट क्विक रिच, ये सब को वो फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से वो गलत चीजों में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विदाउट लर्निंग दे विल गेट इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, ऑल ऑफ दीज यू नो, एंड उससे बहुत पैसा हारते थे। अभी एक रिपोर्ट आई सेबी की कि 3 साल में 93% इन्वेस्टर्स लॉस्ट मनी, ठीक है, और द टोटल क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ दीज 93% इन्वेस्टर्स इन एफएनओ वाज 1,81,000 crore, $20 billion से ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का पागलपन चल रहा है कि लोगों को क्विक रिच बनना है कल क्योंकि फ्यूचर्स ऑप्शंस में उनको लगता है यार आज पैसा डालेंगे कल डबल हो जाएगा, ठीक है, तो वो होता नहीं है, एंड बार बार हम यही बात करते हैं कि वो होता नहीं है। तो जेनजी को ना बहुत अपने हैबिचुअल चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जब तक वो उतने हैबिचुअल चेंजेस लाएंगे नहीं ना तब तक वो मतलब घर तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, बिकॉज घर तो वैसे ही अनअफोर्डेबल है, बट एक नॉर्मल लाइफ जीने में भी उनको काफी कष्ट होने वाला है। जी, I'll give you salary brackets and then you tell me अगर कोई 5 लाख तक की कमाई करता है तो उसको अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए कि मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए कि वो पैसा उसको उतना ROI मिल पाए। देखिए अगर कोई 5 लाख की तनख्वाह पे है, 5 लाख के आसपास अप टू 5 लाख है, तो उसमें सबसे पहले तो उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए, अपना बजटिंग करें, इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, इंश्योरेंस करें, तो वो सेफ्टी वाला सेक्शन कवर कर लें जी। अब जो इन्वेस्टमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें एक सेक्शन रखे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कोर्सेज करना, सेमिनार्स में जाना, वेबिनार्स अटेंड करना, सो दैट यू कैन अपस्किल योरसेल्फ एंड मेक दिस 5 लाख रुपए तनख्वाह इनटू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। बट एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है, जो भी आप बचा पाओ, एटलीस्ट मैं कहूंगा आपकी इनकम का 10 to 15% आप साइड कर दो, अपनी आंखों से ओझल कर दो। आप 40,000 रुपए महीना कमाते हो, आप 5,000 रुपए साइड कर दो। बोलो मैं 35 ही कमाता हूँ भाई, मैं 40 नहीं कमाता। क्या तनख्वाह है? 35,000। 5,000 कहाँ चला गया? वो चला गया हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। हमने SIP कर दी है 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। धीरे 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 वो वेल्थ ग्रो होती रहेगी, और आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वो वेल्थ भी ग्रो, उस पर भी आप ज्यादा पैसे डाल सकते हैं। तो SIPs करिए। मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डायरेक्ट स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करें, बिल्कुल ना करें, बिकॉज आपको नहीं पता उसमें एंटर कब करना है, आपको नहीं पता उसमें एग्जिट कब करना है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या डिसीजन लेना है, कब मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। वहां एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो ये काम करता है। वॉरेन बुफे कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, देखिए वॉरेन बुफे तक रोज का काम है, ठीक है, ही इज इनटू स्टॉक पिकिंग, उनका तो फंड चलता है, बट वो कहते हैं अगर मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार में सबको इंस्ट्रक्शन है कि मेरा पैसा उठा के पैसिव इंडेक्स फंड में डाल देना।
वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है लॉन्ग टर्म में पैसिव इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब क्योंकि पैसिव इंडेक्स फंड है ना, एक रूल बेस्ड क्रिएशन होती है, जी। और जहां पे ह्यूमंस आ जाते हैं ना, वहां पे बायसेस आ जाते हैं। अब अगर एक फंड मैनेजर बैठा है तो उसका कोई तो बायस होगा ना। एक आदमी बिल्कुल अनबायस तो होता ही नहीं है। उसको लगेगा यार ईवी का सेक्टर अच्छा करेगा तो वो ज्यादा पैसा ईवी में घुसा देगा। दूसरा वाला बोलेगा यार एक काम करते हैं, स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो सारा पैसा स्मॉल कैप में घुसा देगा। पर इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा ना, इंडेक्स बैलेंस्ड होता है जी। तो इसलिए बैलेंस चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करती हैं एज कंपेयर टू एक्टिव। ये प्रूवन है, 85% ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू बीट पैसिव इंडेक्स फंड्स, 85%। तो आइडियली आपको सब कुछ नहीं करना है, एनएससी, निफ्टी 50, निफ्टी 100, उसका निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये कुछ 5-6 इंडेक्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिक्स करके डाल दो, खत्म। मैं बता रहा हूं, फूल्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, इंटेलिजेंट पीपल डोंट। ये रूल है, क्योंकि फूल्स को पता नहीं होता ज्यादा क्या करना है, तो वो छुप छाप एक काम करके छोड़ देते हैं। जी। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च की गई कि सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन कमा रहा है, तो आंसर आया नर्सेस। तो बोले यार इनको कैसे, ये तो उनको कुछ ही नहीं आता, बेचारी रात रात काम कर रही हैं, बहुत कम तनख्वाह पे हैं। बोलते क्योंकि वो लेके भूल जाती हैं। जी। हमने कहानियां अविनाश जी सुनी है कि मेरे पापा के पास एक कुछ विप्रो के शेयर्स थे डीमैट में, ऐसे सर्टिफिकेट में, आज खोले तो वो इतने के हो गए। जी। आज इसलिए खुले क्योंकि इतने साल आपकी आंखों से ओझल थे। जी, भूल गया आप। हाँ। तो जितना भूल के इन्वेस्टमेंट्स करोगे उतना आपका ज्यादा पैसा बनेगा। जी। वॉरेन बुफे ने कहा जो उन्होंने पहला शेयर लिया था $114 में, उसके बाद वो स्टॉक उन्होंने बहुत सालों तक होल्ड किया, 60-70 साल होल्ड किया, तो बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस बीच में सब कुछ हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हुआ होगा, वॉर्स, ऊपर नीचे, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक रेवोल्यूशन, 2000 का .com बबल, सब हो गया। और वो $114 का शेयर $4.5 लाख का बन गया। क्रेजी। तो वेटिंग इज द बिगेस्ट वर्च्यू। अब मैं आपको एक और मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं। निफ्टी में अगर आपने 20 साल पैसा डाला होता तो आपका 1 लाख रुपए बन गया होता मोटा मोटी 18 लाख रुपए, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ उस 20 साल में, सिर्फ बोल रहा हूं, 10 दिन मिस कर जाते जहां बेस्ट रिटर्न्स थे, अगर आपकी एसआईपी नहीं हिट की होती, या आपने अपना पैसा निकाल लिया होता, या आप डिसिप्लिन नहीं होते, तो ये सिर्फ 10 दिन बोल रहा हूं, कितने सालों में, 20 सालों में, मतलब 7,500 में से 10 दिन, 10 टॉप डेज अगर आप मिस करते, तो ये जो 1 लाख 18 लाख बना था ना, वो 1 लाख रह जाता 9 लाख रुपए, ओनली 10 डेज। तो हमें क्या करना है जी? हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस एक बार सेट करके सेट कर देना है जी, और वो अपना काम करेगा जी, अपने आप वेल्थ क्रिएट होगी। तो लर्निंग ये है कि जेनजीज के लिए स्पेसिफिकली कि पेशेंस रखिए, तो पैसा बनेगा। पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। आपको मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं। एम्फी ने एक रिसर्च की कि 100 लोग अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो उसमें से मात्र 11 लोग 5 साल के बाद भी टिके हुए रहते हैं। ओनली 11 पीपल, 89% पीपल ड्रॉप आउट बिफोर दैट। तो अब आप मुझे बताइए कि वो 11 लोग ही तो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, उस 11 में भी शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे जी। तो 20 साल में तो पहुंचते पहुंचते मेरे को लगता है ये नंबर 100 में से 1 या 2 रह जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप लंबे समय तक निवेश नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूं, और उस वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो प्लीज डोंट कर्स मी एंड से कि तुम तो फाइनेंशियली फ्री हो गए इसलिए ये सब बोल सकते हो जी। मैंने जो उसके लिए इनपुट दिया है, मैं पिछले 10 साल से निवेश कर रहा हूँ, 12 साल से लगातार SIPs कर रहा हूँ। मार्केट्स ऊपर नीचे हुई, मेरा पैसा क्रैश हो गया था 2020 में, मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया था। 7 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया था, फिर भी मैं नहीं हिला, डटा रहा, पिच पे रहा, आउट नहीं हुआ जी। तो देन दैट इज माई वर्च्यू विच हैज गॉट मी हियर। तो वो वर्च्यू आप भी बिल्ड कर सकते हो, इजीएस्ट वर्च्यू है बिल्ड करने के लिए। पेशेंस रखो, भूल जाओ। बिल्कुल। 5 से 10 लाख के वालों का रिस्क बढ़ जाता है हाँ, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ डाल सकता है। ओके, ठीक है। वहां क्या होता है ना, स्मॉल एंड मिड कैप में पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है। देखिए अब जैसे रिलायंस है, वो 16 लाख करोड़ की कंपनी है जी। तो अगर उसे 10 टाइम्स इंक्रीज करना है तो इट हैज टू बिकम 160 लाख करोड़, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट एक छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ वाली 10,000 करोड़ बन सकती है, उसके चांसेस ज्यादा है जी। तो मैं आपको डेटा देता हूं इसमें कि जैसे अगर आप स्मॉल कैप्स देखें तो पिछले 5 साल में 5 गुना से ज्यादा जो रिटर्न्स दिया है वो 60 स्मॉल कैप्स ने दिया है, और वहीं पे ये नंबर लार्ज कैप्स के लिए 4 है। सिर्फ 4 या 5 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 5 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में, वर्सेस स्मॉल कैप्स जिसमें 60 ऐसी कंपनीज हैं। सो यू
selecting or the fund manager selecting a good company which can give you more returns in small cap is ज़्यादा probable in small cap industry, small cap space. बिल्कुल. तो अगर किसी की तनख्वाह ज्यादा बढ़ रही है ना, तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन वो स्मॉल कैप की तरफ कर सकता है, मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ. ओके. What happens when you cross the 15 lakh mark? तो आप फिर एसेट एलोकेशन और बढ़िया कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस यू कैन इंक्लूड अ बिट ऑफ गोल्ड ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो प्ले योर हैंड्स इन अ बिट ऑफ रिस्की एसेट्स. मैं ये कहता हूं कि अगर आपका 100 रुपए निवेश कर सकते हो तो 5 रुपए से आप रिस्क ले सकते हो जी. लाइक फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन हो गया. आपको लगता है फोबो हो रहा है, सब लोग बिटकॉइन कर रहे हैं, बिटकॉइन कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप सब कुछ उठा के मत डाल दो जी. अगर आप 1 लाख रुपए महीना डाल सकते थे तो आप उसमें से 5,000 रुपए महीना क्रिप्टो में डाल दो जी. तो इसी बहाने आपने उस एसेट क्लास में पार्टिसिपेट भी कर लिया, उसके अपसाइड गेन्स जो होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और आप रिस्क फ्री भी रहोगे. आपका 95% कैपिटल सेफ रहेगा. वो अपना नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में जा रहा है. और उसके अलावा थोड़ा सा गोल्ड आप खरीदते रह सकते हो. जब गोल्ड थोड़ा थोड़ा गिरता है तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड आप ETF के माध्यम से खरीद लो, ताकि आपके पास एक गोल्ड का भी कॉम्पोजिशन आ जाए, क्योंकि कल को मार्केट्स क्रैश कर गई तो गोल्ड आपको सिक्योर रखता है. गोल्ड मैं गद्दा कहता हूँ, इट्स लाइक अ गद्दा. सो गोल्ड एंड डायमंड बोथ आर गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. नहीं, डायमंड हैज नो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रीसेल एंड अदर थिंग्स. तो मुझे नहीं लगता आपको डायमंड में करना चाहिए, एक्सेप्ट गोल्ड. आपको कोई और कमोडिटी प्ले नहीं करनी चाहिए. रियल डायमंड्स भी नहीं. देखिए, रियल डायमंड्स में तो मैंने सुना है कि 25% डिस्काउंट लग जाता है. फिर उसके बाद आप जब उसको बेचने जाओ तो प्रॉब्लम होती है. ये आपको श्योर नहीं होता कि भाई वो कितने कैरेट का है, सही है कि नहीं है. अब लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो रिप्लेस करने लग गए हैं इन सब चीजों को. तो व्हाई वुड यू, इट्स नॉट, दैट्स अ डायमंड हैज एन ऑर्नामेंटल वैल्यू. डायमंड डजंट हैव एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू. गोल्ड हैज एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू. ओके, बिकॉज़ इट्स अ प्रेशियस मेटल ना. वो तो करेंसी ऑफ एक्सचेंज है. तो करेंसी ऑफ एक्सचेंज, अब मैं आज डायमंड यहां से खरीद के अमेरिका लेके जाऊंगा तो मुझे सेम प्राइस नहीं मिलेगा. कम मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है. बट अगर मैं गोल्ड यहां से लेके अपना US में बेचूंगा तो प्रोबेबली सेम प्राइस ही मिलेगा मुझे जी. जो भी थोड़ा ड्यूटी व्यूटी माइनस करके जो प्राइस होगा वो मिल जाएगा. इज क्रिप्टो हियर टू स्टे? या इट इज हियर टू स्टे. नाउ तो US प्रेसिडेंट ने कंफर्मिटी दे दी है. देखिए, जो भी डिजिटल एसेट्स होते हैं ना, या डिजिटल कंपनीज होती है, उनका एडॉप्शन इज द मेन प्ले. ठीक है. कोई भी डिजिटल चीज जितना ज्यादा अडॉप्ट होती है उतना उसकी वैल्यू होती है. Today, Bitcoin is a very heavily adopted asset. There are communities which are working completely on Bitcoin. Ethereum है, apps बन चुकी हैं, उस पर layer 2 players आ चुके हैं. बहुत कुछ हो चुका है इस इंडस्ट्री में. और पर अभी तक प्रॉब्लम क्या थी, सरकारें इसको लेजिटिमेसी नहीं दे रही थी. पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं इसको लेजिटिमेसी दूंगा जी. तो देयर विल बी सम बुल रन ऑन दिस, और वो देखा भी हमने. पीछे 70,000 से 1 लाख पहुंच गया था क्रिप्टो, बिटकॉइन. तो crypto is here to stay, and if you want to become a part of this, then very small 5 to 10% of your capital जो आप डाल सकते हो, उतना आप थोड़ा सा क्रिप्टो में डाल लीजिए. उसमें भी आप ये मीम कॉइन के पीछे मत भागिए. अच्छे सॉलिड जो कॉइन्स हैं उस पे इन्वेस्ट कीजिए. जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, जहां यूज केसेस है, जिनकी मार्केट कैप सॉलिड है, जो टॉप 5-6 कॉइन्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कीजिए. जी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो थोड़ा सा क्रिप्टो से बचे हुए थे, यही बोल के कि शायद लेजिटिमेट नहीं है. क्या पता गवर्नमेंट कब जाके बोले कि इससे legitimacy हटा दो. But right now you think is if somebody wants to invest, right now is the good time. Yes, it is starting to become a good time now. Because the biggest country is looking at adopting it. जी. तो जैसे इतना बड़ा कंट्री अडॉप्ट करेगा तो उसका यूज केस और बड़ा हो जाएगा. अभी तक तो नहीं किया था तो इतना बड़ा हो, 7th लार्जेस्ट एसेट हो गया वो दुनिया का. तो अब सोचो अगर वो हो गया तो फिर क्या हो सकता है. जी. तो 2025 में कौन से सेक्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, 2025 इज अ ईयर वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑन AI. तो AI, सेमीकंडक्टर, ये दो मेरे को आई एम वेरी स्ट्रांगली लुकिंग एट. एंड इवन आई एम इवेल्युएटिंग सम इंटरनेशनल ETFs जो US बेस्ड होते हैं या ग्लोबल ETFs होते हैं जो अक्रॉस बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं इस नेचर की कंपनीज में. तो मैं वो भी इवेल्युएट कर रहा हूँ इस टाइम पे. और उसके अलावा मुझे लगता है इंडिया में एक बहुत अच्छा प्ले है आयुर्वेदा का. तो आयुर्वेदा बेस्ड कंपनीज जो हैं इंडिया में बहुत अच्छा करेंगी ओवर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स. वो इसलिए क्योंकि एक तो आयुष मंत्रालय बन चुका है, विच इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, शिरोधरा इसका फुल फॉर्म है. सेकंड, उसमें इंश्योरेंस में अब जो है आपकी आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स को इंक्लूड कर दिया गया है. पहले क्या होता था, सिर्फ एलोपैथिक आपकी ऑपरेशंस और ये सब इंक्लूडेड थे, अब वो भी आयुष भी इंक्लूसिव है. और थर्ड जो है, लोगों का अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचुरल हीलिंग, नेचुरोपैथी काफी इंक्रीज हुआ है जी. फोर्थ, ग्लोबल टूरिज्म भी इस पे आता है. लोग आते हैं बाहर देश से कि
हम इंडिया में जाके अपने आप का योगा के थ्रू या इन सब के थ्रू ठीक करेंगे। तो ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जिनको आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर में। उसके अलावा ईवी डेफिनेटली एक सेक्टर होगा, ड्रोन एंटी ड्रोन एक सेक्टर होगा जो बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा डिफेंस में। तो आई थिंक ये कुछ प्लेज हैं जो किए जा सकते हैं 2025 में। मुझे एक ही प्ले थोड़ा सा नेगेटिव लगता है इस साल में, वो है कंजम्पशन। ओके कि कंजम्पशन, मुझे अभी ऐसा लगा नहीं है कि भारत में कंजम्पशन को लेके कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला है, और ना मुझे सरकार की कोई मंशा दिखती है कि कंजम्पशन को, बिकॉज सरकार को अगर कंजम्पशन बढ़ानी है तो उनको हमारे हाथ में ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका मतलब है जीएसटी कम करना पड़ेगा और जिसका मतलब है टैक्स कम करना पड़ेगा जी। और वो मुझे इमीडिएटली तो होते हुए नहीं दिख रहा है। अब तो पिच में पॉपकॉर्न पे भी 18% किया, फिर थोड़ा हो हल्ला हुआ तो वापस 5% पे आ गए जी। तो but as a power of social media, right? Yeah, it is. See, people, we get a chance to represent ourselves, and एकदम जो पहले क्या होता था कि नहीं यही होना है, कार्ट ब्लांच चलता था गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा they want to listen to their audience also now. जी। Are these apps here to survive? Dating apps हो गया. So I think the most expensive real estate is now your phone's memory. कि which app should be there, which app should not be there. लेकिन मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा शास्त्रों से बताता हूँ जी। तो जब महाराजा परीक्षित हुए आफ्टर द महाभारत, द ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, ही वाज रूलिंग द कंट्री एंड वंस ही वाज आउट, तो उनको वहाँ कलयुग मिले। तो कलयुग ने बोला मैं मतलब नाउ इट्स माय युग, मेरे को आना है। तो उनको पता था कलयुग बहुत बेकार होगा, तो उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी कि कहीं आपको वो मिले, जगह मिले। तो कलयुग ने बोला बट मेरे को तो परमिशन चाहिए बिकॉज आई एम हियर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप वहाँ जा सकते हो जहाँ पे गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म, झूठ और इलिसिट सेक्स होता है। तो यू कैन गो देयर वेर एवर यू फाइंड दैट। अब वो कहा भाई आप तो महाराजा परीक्षित, तो आपके तो पूरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो महाराजा परीक्षित ने कहा कि आप है ना सोने में विराजमान हो जाओ, गोल्ड में, बिकॉज जहां पे गोल्ड होगा वहां पे ये सब होगा। जहां करेंसी, गोल्ड इज करेंसी, कैसा है, ठीक है, रिजर्व है, करेंसी रिजर्व। तो उनको परमिशन मिल गई गोल्ड में जाने की, करेंसी में जाने की। और जैसे ही वो करेंसी में जाने की उनको परमिशन मिली, तो ये सब सारी चीजें ऑटोमेटिकली चालू हो गई जी। और उसके बाद वो भी पता है कि महाराजा परीक्षित के मुकुट में चले गए थे, फिर उनका दिमाग थोड़ा सा हिला दिया, फिर उन्होंने जाके सांप एक साधु के उनमें डाल दिया, तो 7 दिन की कथा हुई, फिर वो सब जो आगे की कहानी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमारे शास्त्रों से ही ये बात, चारों चीजें बोली गई कि जहां पैसा होगा या जहां गोल्ड होगा वहीं कलयुग का वास होगा। और कलयुग का वास बेसिकली यही है कि झूठ बोला जाएगा, गैम्बलिंग की जाएगी, अल्कोहलिज्म मतलब नशा किया जाएगा, और इलिसिट सेक्स होगा जी। तो यही हो रहा है। ओनली फैंस क्या है, करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। बेटिंग एप्स का तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये गेमिंग एप्स हो गई हैं जी, ठीक है। अल्कोहल का सबको पता ही है क्या सिचुएशन है, झूठ का सबको पता ही है क्या सिचुएशन। सो पॉइंट इज कि ये, योर क्वेश्चन वाज आर दे हियर टू स्टे, जब तक कलयुग है दे आर हियर टू स्टे, कोई नहीं निकाल सकता। सिंस विल बी देयर, सिंस नहीं खत्म होंगे। No, OnlyFans is such a good example. It is not a very old phenomena. Yes. But the amount of money it's making, it's not funny. अब आप सोचो, लोगों को लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब कि मैं जाऊंगी उस पे तो मेरे को कुछ ना कुछ एक अच्छा पैसा बन जाएगा, एंड सो दे आर सेइंग ठीक है, दे आर जस्टिफाइंग इट कि यू आर सेलिंग योर ब्रेन्स, वी आर सेलिंग आवर बॉडी। तो बहुत तरह के जस्टिफिकेशंस निकल जाते हैं इंग्लिश में, शब्दों का चयन ऐसे हो जाता है कि वो आपके कोई भी गलत काम को जस्टिफाई कर सकते हैं जी, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ NLP, जिसे हम कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो बट आई थिंक टू एंड इट ऑल टू से कि यही कलयुग है, तो ये सब सेंस रहने वाले हैं जी जी। क्योंकि हम कलयुग की बात कर रहे हैं, अच्छे समय में कलयुग में आता है महाकुंभ। हाँ बिल्कुल, आई एम आल्सो अबाउट टू गो देयर। महाकुंभ अभी शुरू हुआ है, और भारत की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है महाकुंभ? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी थी ना पहले भी, जब राज्य होते थे तो टेम्पल इकोनॉमीज ही होती थी। एवरीथिंग वाज सिचुएटेड अराउंड अ टेम्पल। एक टेम्पल होता था, उसके अराउंड ही पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज होती थी। देन इन्वेडर्स आए, पहले मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने इस फैब्रिक को खत्म कर दिया। तो जब भी कोई इस तरह का लार्ज स्केल इवेंट होता है, एंड आई थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड वन थिंग, दैट दिस इज अ वर्च्यू टू बी शोन टू द वर्ल्ड, ठीक है। एंड उन्होंने इस चीज को मास्टर कर लिया है कि कैसे इस इवेंट को ग्लोरीफाई करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे अट्रैक्शन लाना है, कैसे, मतलब वो SOP, आई थिंक दे नो हाउ टू मार्केट दीज थिंग्स वेरी वेल। एंड आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो फॉर द कंट्रीज दिस, कि आप इतने बड़े लार्ज स्केल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सक्सेसफुली कर सकते हो। तो एक इंटरनेशनल वो जो सॉफ्ट पावर वाली छवि भी जाती है कि वे बड़े लोग हैं, मैनेज कर सकते हैं। इट्स लार्ज कंट्री नाउ एंड इट इज यूनाइटेड, इट स्टैंड्स यूनाइटेड एट सच टाइम्स।
तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि जैसे पिछली बार कहा गया था कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास की 2019 में जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था, तो at that time that was the contribution by the Earth Kumbh. This year it should cross 2.5 lakh crores to 3 lakh crores, with the largest beneficiary being the tourism, hotels. फिर उसके बाद अभी वो मैं एक मीम भी देख रहा था कि एक लड़की के बाप ने एक लड़के को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो चाय वाला था, फिर उसको पता चला वो तो कुंभ का चाय वाला है, तो इमीडिएटली जा रहा था कि अब रिश्ता फाइनल करके आता हूँ क्योंकि अब वो बहुत पैसे बना लेगा 26 फरवरी तक। तो इस तरीके से आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। अलग अलग जगहों से लोग आएंगे एंड देयर इन अ मोड टू स्पेंड, देयर इन अ मोड ऑफ क्या कहते हैं गिविंग, तो उस टाइम उनके जेब से पैसा निकलता है। दैट्स व्हाट कंज्यूमरिज्म इज, राइट, कि आप अपने किसी की जेब से पैसा निकलवा पाओ और किसी गरीब के जेब में जाए जो एक बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ शायद मोमो बेच रहा था या चाय बेच रहा था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इस तरीके के इवेंट में आके थोड़ा पैसा बना पाए। So I think it's a great thing and it will definitely improve the image of country. It will definitely improve कि आपके revenues बहुत अच्छे होंगे country के, और जो अस्थाई रूप से कुछ चीजें बनाई जाएंगी वो बाद में परमानेंट भी हो जाएंगी जी। जो फॉर एग्जाम्पल कुछ जिस तरीके से कुछ लार्ज स्केल मोटेल्स बना सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हैं उसमें से क्या चीजें परमानेंट हो सकती है, वो एक म्यूजियम की तरह एक्ट कर सकता है बाद में, एक अट्रैक्शन की तरह एक्ट कर सकता है बाद में। और प्रयागराज में तो होना ही है, 6-12 साल में आना ही है कुंभ, चाहे अर्ध हो, चाहे मघ कुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो। महाकुंभ तो चलो हम वी आर लकी दैट वी आर एबल टू सी 144 इयर्स के बाद, अब 2169 में आएगा। करेक्ट। तो ऑब्वियसली वी आर किड्स, शायद वो जनरेशन भी नहीं देख पाएगी। वेरी वेरी लकी दैट वी आर ब्लेस्ड टू बी यू नो हियर ऑन अर्थ। अब जा रहे हो? हाँ। यू गोइंग टू द कुंभ मेला? यस, वाह, विल बी गोइंग देयर। या श्योर, बस वहां घूम ना जाए। आई होप इस बार वो सिक्योरिटी अच्छी लगे तो इस बार घूमेंगे नहीं शायद। अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। यस, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। व्हिच इज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल रिग्रेट? योर ओन? I think I've trusted a lot of people whom I shouldn't have trusted and given them money. दोस्तों को पैसा मत दो। हाँ, I think वो बहुत बड़ा, दोस्ती भी जाती है और पैसा भी जाता है, स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, and then last में it's a write off. And then when you feel कि यार इतना ही पैसा मैं SIP में डालता तो आज कहाँ होता, तो वो कैलकुलेशन तो आपको मार ही देती है इसके बाद। तो I think that has been the only big financial mistake, I would say. But I think जितनी मैंने की है वो मिस्टेक, वो मेरे एक अफोर्डिंग रेंज में है, बट नहीं होती तो ज्यादा अच्छा लगता जी। तब बेनोवलेंट बनो, बट अपने घर को आग लगा के दूसरे को गर्मी मत दो, मतलब आई थिंक दैट्स द बिग मैसेज हियर। जी जी। सो टू समराइज, हमने जो अभी तक बात किया, एक तो अगर पैसा बनाना है तो अपना स्किल्स डेवलप करिए आज के समय में जी, और सही समय पे इन्वेस्टमेंट करिए और इंटेंशन शुरू से रखिए पैसे बनाने का, तो हम पैसे बना पाएंगे लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। संजय जी, अंबानी जितना पैसा कैसे कमाऊं? अगर मेरे पास उसका आंसर होता तो शायद मैं वही कर रहा होता। सी देखिए, अगेन यू कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग एन ओनर, नॉट बाय बिकमिंग एन अर्नर। अगर आप किसी चीज को ओन करते हो, किसी एसेट को ओन करते हो जिसमें आगे ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो आप रिच बन सकते हो। ग्रेट लाइन। हाँ, तो अगर आप अर्नर हो, यानी सिर्फ तनख्वाह कमा रहे हो, तो आप अमीर नहीं बन सकोगे। पर अगर आप ओनर हो जाओ किसी चीज के और वो चीज बढ़ जाए, तो आप अमीर बन सकते हो। तो समराइजेशन ये भी होता है कि बिजनेस करिए, बिजनेस में निवेश करिए, इन्वेस्टर, जैसे वो ना बड़ा सुंदर बताया उन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी ने, ESBI मैट्रिक्स, विच इज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉयड जो होता है वो अपना टाइम बेचता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो भी मोटा मोटा अपना टाइम ही बेच रहा होता है, दो फॉर हाई वैल्यू मे बी। बिजनेसमैन होता है वो टाइम लेवरेज कर रहा होता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो बिजनेसेस को लेवरेज कर रहा होता है, जैसे वॉरेन बफेट जी। बिल्कुल। बिजनेसमैन भी ऐसा नहीं, बिजनेसमैन भी आल्सो मेक्स मनी। जैसे अगर आप देखेंगे टॉप 10 इन्वेस्टर्स, टॉप 10 बिलियनर्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ 1 या 2 ही इन्वेस्टमेंट हाउसेस है, बाकी सारे बिजनेसमैन है। ठीक है, सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है। बट अगर आपको रिलैक्स्ड वे में करना है तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, अगर आपको एक्टिव वे में करना है तो बिजनेसमैन बन सकते हैं जी। ओके, आखिरी सवाल, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन करने के लिए मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है? 100 out of 100 रोल है। जो चीज आप सोच ही नहीं सकते वो आप अचीव कैसे कर सकते हो? अगर आप सोच लोगे तो अचीव करना आसान होता है जी। ये माइंड बहुत मजेदार चीज है, उसके ना मैं हमेशा कहता हूँ 2 दिमाग होते हैं, एक शैतान दिमाग होता है, एक भोला दिमाग होता है। तो शैतान दिमाग जो होता है ना वो यहाँ बैठा होता है, भोला दिमाग यहाँ बैठा होता है।
तो शैतान दिमाग हर चीज को कंटेस्ट करता है. अब अविनाश जी बोले कि संजय जी मैं 2025 में 2 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ. ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ जी. तो सही है. आपका शैतान माइंड जो है वो कंटेस्ट करेगा, हंसेगा. ठीक है, और जो आपका भोला दिमाग है ना वो आपको न्यूरल पाथवेज देगा कि 2 करोड़ कमाना है ना, तो ठीक है, अभी आप क्या करते हो, ये करते हो. अभी क्या सर्विस दे सकते हो, ये दे सकते हो. इस सर्विस को कितना प्राइस कर सकते हो, इतना कर सकते हो. मतलब मुझे इतने लोगों को माल बेचना है, इतने लोगों को माल बेचने के लिए कितनी मार्केटिंग करनी. तो आपका ना आयाम खुल जाता है जी. मैं आपको इसका एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ही रीच्ड फ्रॉम 30,000 Instagram followers to 1 million Instagram followers in less than 100 days. Wow. Yeah, he was very fast. Yeah. Very very dear friend of mine. Organic followers. Organic, pure organic. मतलब उनकी एक एक रील चली जाती थी 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन. तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की उनके साथ बहुत डिस्कशन होता था, और आगे जाके जब मैं करीबन 3-4 लाख पे पहुंचा तो इस पे फॉलोअर्स पे, तो मैंने एक दिन जाके बोला यार मैं ना चाहता हूँ कि मैं अगले 2 महीने में 1 मिलियन पहुंच जाऊँ. अब कोई नॉर्मल आदमी होता है ना वो हंसता है इस बात पे. जी. नहीं हो सकता यार, कैसी बातें कर रहे हो. और ऐसे एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत टाइम से दोस्त, पर हंस रहा है. नहीं हो सकता, नहीं यार कैसी बातें कर रहा है यार, इतना ये वो, ठीक है तेरे को मिल गए थोड़े तो. बट दिस गाय कम्स एंड टेल्स मी ओके आपके पास 60 डेज हैं तो आप 60 रील्स डाल सकते हो. ओके, तो 60 रील्स में आपकी 20 रील्स ना संजय सर 5 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए, उसमें इतने हमारे फॉलोअर बनेंगे. उसने पूरा मुझे मैथ दे दिया. ठीक है, क्योंकि मैंने एक राइट बंदे के सामने बात की. तो एक आप जब मैनिफेस्ट करते हैं ना तो एसोसिएशन करेक्ट रखिए, क्योंकि वैसे ही सब लोग नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट्स पे चल रहे हैं दुनिया में, इसलिए ओनली 1 to 2% आर वेल्दी, बाकी सब आर वर्किंग फॉर देम. जी. तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन को ओपन करिए, माइंड को ओपन कीजिए, राइट लोगों से बात कीजिए, राइट लोगों से एसोसिएशन रखिए, और उसके बाद एक्शन लीजिए ताकि आप उस मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज टाइम पास. फिर तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो. बिल्कुल. हाँ. ठीक है, बट अगर आप मैनिफेस्टेशन के बाद एसोसिएशन, बिकॉज एसोसिएशन से आपको पाथ क्लियर हो जाता है. कोई ऐसा बंदा जिसने वो अचीव किया हो जी, जब आप उस क्लब में बैठते हो ना वो उससे नीचे की बात नहीं करते. अब आप सोचो इफ यू आर सिटिंग विद अंबानीज, अनिल अग्रवाल, अडानी साहब, वहां क्या बात चल रही होगी कि चल यार एक नया प्रोजेक्ट करते हैं 25,000 करोड़ का करेंगे जी. हम यहाँ 25,000 रुपए के बिल को बांट रहे होते हैं, वो 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बांट रहे होते हैं कि ठीक है तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, हम मिलकर एक प्रोजेक्ट कर लेंगे. चल, तो व्हेन यू लेवल अप, व्हेन यू सिट इन दैट ऑडियंस, मैं इसको कहता हूँ कमरा बदलो. तो जितना जल्दी जल्दी आप अपना कमरा बदलोगे ना उतना जल्दी जल्दी आप ग्रो करोगे लाइफ में, बिकॉज एसोसिएशन इज एवरीथिंग. इट गिव्स यू राइट रेफरेंस पॉइंट्स, इट गिव्स यू डायरेक्शन, इट गिव्स यू मेंटरशिप, एंड मेंटरशिप कैन एक्सेलरेट योर जिसे हम कहते हैं ना सक्सेस बाय द टाइम यू कांट इवन थिंक ऑफ. आई एग्री. जो चीज आप 5 साल में अचीव कर सकते हो ना, राइट मेंटरशिप से आप 2 साल में कर सकोगे, 1 साल में भी कर सकोगे जी. वो कैसे मिलेगी? एसोसिएशन. तो यू डू अफर्मेशन, you do association, and you take an action that will transform your life. 3 years for your life. 3 years for my manifestation. Amazing, amazing. संजय भाई कितना कुछ सीखा आज. आई एम रियली होपिंग कि ये जो नॉलेज है इससे लोग सीखे, स्पेशली जेनजीज जो आज एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और इससे कुछ सीख पाए, कुछ आगे बढ़ पाए. उनका प्रगति देश का प्रगति है. Thank you for providing this platform. Thank you for inviting me. हमने बहुत कुछ सीखा. Thank you so much. Thank you. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.